हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। स्वागत है आपका लैपिक में। तो आज हम करने जा रहे हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार होगा। हाँ जी, गोवा का वन शॉट। तो इस वन शॉट में हम कवर करेंगे हमारी सारी यूनिट्स 1 2 3 4 5 इन अ वन गो इन अ वन शॉट। तो इस वीडियो में मैंने मेनली फोकस किया है थ्योरी पर, एंड टेंशन लेने की भी कोई बात नहीं है, न्यूमेरिकल्स की हमारी अलग से वीडियो आएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम मेनली सारी थ्योरी कवर कर लेंगे और न्यूमेरिकल्स को अच्छे से डीप में समझेंगे एक अगली वीडियो में अलग से, ठीक है। और इस वीडियो के आप नोट्स एसेस कर सकते हो जस्ट एज 21 और आपको ये सारी पीडीएफ मिलेगी। और हम बता दें कि ये पीडीएफ बिल्कुल डीप में है और बहुत अच्छे से बनाई गई है, एंड इट इज़ अबाउट 150 पेजेस, 150 के रेंज में, ओके। तो पीडीएफ काफ़ी बड़ी है, काफ़ी डीप में पढ़ाया गया है, समझाया गया है, हर एक चीज़ यूनिट के हर एक चीज़ भी एक नोट्स में अच्छे से कवर है। तो इतनी बड़ी पीडीएफ को हम एक साथ इतना समझा तो नहीं पाएंगे, तो हम सारे इम्पोर्टेंट चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको हम ज़्यादा फोकस करेंगे और न्यूमेरिकल्स को हम अपार्ट रखते हुए उसके नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स को देखेंगे एंड इम्पोर्टेंट ब्लॉक डायग्राम्स। तो स्टे ट्यून्ड फॉर डैट ऑल्सो, ठीक है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन से। तो हमारी यूनिट 1 का जो पहली चीज़ है वो है, जो आप सबको पता है कि कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। मतलब कि कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। इसमें आप कुछ इनपुट देते हो, लाइक कीबोर्ड से कुछ टाइप किया, आपको कुछ आउटपुट शो होता है, ठीक है। तो इसमें वही डेफिनेशन बना के लिखनी है, सिंपल, लाइक इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट एंड प्रोसेसेस द इनपुट एंड गिव्स बैक द रिजल्ट, ठीक है। मतलब कि इनपुट देते हैं, उसको प्रोसेस करता है, हमको आंसर दे देता है। अब आर्किटेक्चर पे क्या आता है? आर्किटेक्चर क्या होता है? देखो, आर्किटेक्चर आप खुद ही बताओ, आप क्या समझते हो? किसी चीज़ का लेआउट बनाना, लाइक आप कोई घर बना रहे हो तो आर्किटेक्चर बनाते हो, उसका पूरा प्लान बनाते हो। वही कंप्यूटर की लैंग्वेज में कि लेआउट ऑफ मशीन है ना, मतलब कि जो मशीन है उसका लेआउट विच होल्ड्स हार्डवेयर कंपोनेंट ऑन विच सॉफ्टवेयर इज बिल्ट। अब है ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा भी कुछ खास नहीं है, लाइक इट इज़ इंटीग्रेटिंग ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स इन अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ओके। फिर है आपका आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस। अब यहाँ से आप समझ जाओगे इन दोनों चीज़ों को। देखो, आर्किटेक्चर होता है कि कंप्यूटर क्या कर रहा है ना, कंप्यूटर क्या कर रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन है कैसे कर रहा है, किस सीक्वेंस में कर रहा है, हाउ इट इज़ डूइंग। फिर है आर्किटेक्चर करता है हाई लेवल डिज़ाइन इशू से डील, वाइल ऑर्गेनाइजेशन करता है लो लेवल से, ठीक है। और आर्किटेक्चर करता है फंक्शनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे ज़्यादा बेस्ड होता है, ठीक है। आर्किटेक्चर तो हमारा फंक्शनल पे बेस्ड होगा और ये स्ट्रक्चर पे, और ऑर्गेनाइजेशन से पहले आर्किटेक्चर आता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन से पहले आर्किटेक्चर आता है, कैसे याद रखोगे? COA होता है ना, तो जो वो ये बोल रहा है वो हम नहीं करेंगे, आर्किटेक्चर पहले आएगा, ये गलत बोला है, ऑर्गेनाइजेशन बाद में आएगा, ठीक है। तो मतलब उल्टा करना है कोआ का, कि आर्किटेक्चर पहले आएगा और ऑर्गेनाइजेशन बाद में। फिफ्थ है हमारा कि इसके मतलब एग्जांपल्स क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शन सेट, एड्रेसिंग मोड्स, डाटा टाइप्स, इसके सर्किट डायग्राम, सिग्नल्स, ALU, CU, ठीक है। फिर आता है फंक्शनल यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम। देखो, ये वाला ब्लॉक डायग्राम तो भाई देख लो अच्छे से, ये बना देना, बस जिस क्वेश्चन में समझ आए ना कि हाँ इसमें बन सकता है, बना देना, और बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। देखो, इनपुट यूनिट है, इनपुट जाएगा जहाँ से, फिर CPU में जाएगा प्रोसेसिंग के लिए, जो रजिस्टर, फिर रजिस्टर आ जाएगा, रजिस्टर मतलब जिसमें रिसेंट चीज़ों को स्टोर करके रखता है, ALU अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करने के लिए, स्टोरेज के लिए, और आउटपुट। कुछ था थोड़ी इसमें, इनपुट CPU के कंपोनेंट्स, फिर स्टोरेज, फिर आउटपुट, सिंपल है, ठीक है। फिर इस ब्लॉक डायग्राम को एक्सप्लेन कर देना है, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब कि इनपुट यूनिट को एक्सप्लेन करना है कि इनपुट यूनिट क्या करती है, इनपुट लेती है। CPU क्या करता है? हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मतलब जो भी सारी प्रोसेसिंग होती है उसके लिए हमारा CPU है। लाइक किसी ने तुम्हें 2 नंबर दिए, A और A = 5, B = 6, तो उसको प्रोसेस करना, ऐड करना कौन करेगा? CPU करेगा।
फिर आता है आपका ALU। तो ALU क्या करेगा, नाम से देखो, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, मतलब कि जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होंगे उनको ALU परफॉर्म करेगा। फिर आता है आपका CU मतलब कंट्रोल यूनिट, मतलब कि जो बाकी चीज़ें होंगी, बाकी जो एक्टिविटी होंगी, टास्क होंगी, ऑपरेशन होंगे ALU के बाद, वो हमारा कंट्रोल यूनिट करेगा। आउटपुट यूनिट क्या करेगा, सिंपल आउटपुट देगा, नथिंग एल्स। फिर आपका होता है मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट से आप क्या समझते हो, मेमोरी क्या है, स्टोर करने के लिए। तो मेमोरी मतलब जो भी आपकी डाटा है उसको स्टोर करके जो रखेगी वो मेमोरी रखेगी। तो ये डायग्राम को आपको अच्छे से इसकी एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर देना। काफ़ी स्कोरिंग चीज़ है ये, बार बार आ जाता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, ठीक है। तो ये आपको करके जाना है। फिर होता है आपका बस। तो बस क्या होता है, बस होता है कलेक्शन ऑफ वायर, जहाँ पे डाटा ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम एक पार्ट ऑफ कंप्यूटर से दूसरे पार्ट पे, ठीक है। देखो बस करती भी क्या है, रियल टाइम में देखें तो बस करती भी क्या है, वो पैसेंजर्स को इधर से उधर ट्रांसफ़र करती है। लाइक ऐसे ही इधर ये बस क्या है, कलेक्शन ऑफ वायर है जो कि डाटा को इधर से उधर ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। तो ये एक हाईवे है जिस पर डाटा ट्रैवल होता है, ठीक है। फिर ऐसी सिस्टम बस है, सिस्टम बस एक बस के टाइप ही है। ये उसी के लिए यूज़ होता है कि ये एक चैनल है जो कम्युनिकेटिंग डाटा फ्रॉम वन फंक्शनल यूनिट टू अदर फंक्शनल यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम बस क्या है, आपका एक हार्डवेयर है और डिजाइंड बाई वायर्स है। और सिस्टम बस प्लेस इन अ सिस्टम, सिस्टम बस सिस्टम में प्लेस होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। और सिस्टम बस है कैपेसिटी एंड स्पीड। बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके, लो कॉस्ट होती है, पोर्टेबल होती है, मोर इनपुट आउटपुट डिवाइस स्पेसिफिक, ठीक है। और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, मोर इनपुट आउटपुट डिवाइस स्पेस इज लो, ठीक है। अब है ये, तो बस इसका डायग्राम है प्रोसेस सिस्टम बस की, प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस 1, इनपुट डिवाइस 2, आउटपुट डिवाइस 1, आउटपुट डिवाइस 2, मेमोरी, ठीक है। तो ये डायग्राम तो ऐसा कुछ खास यूज़ नहीं है, पर अगर सिस्टम बस की डेफिनेशन आए तो बना देना, इसमें कुछ है थोड़ी, प्रोसेसर, इनपुट इनपुट, आउटपुट आउटपुट, मेमोरी, ठीक है। अब आपके आता है टाइप्स ऑफ सिस्टम बस, ठीक है। आ सकता है 7 नंबर में भी क्योंकि इसके टाइप्स भी हैं। तो इसे डेफिनेशन लिखी, ये सिंपल से डायग्राम बना दिया और टाइप्स एक्सप्लेन कर दी। तो टाइप्स होती हैं आपके डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। डाटा बस से आप क्या समझ रहे हो, ऐसा एक पाथ जहाँ पे डाटा स्टोर हो रहा हो, है ना। तो दिस प्रोवाइड्स अ पाथ विच वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सिस्टम, वन वायर विल अलाउज टू ट्रैवल ओनली 1 बिट। मतलब कि डाटा बस हमारी क्या करती है, डाटा को स्टोर करके रखती है जहाँ डाटा ट्रैवल हो सके, ठीक है। एड्रेस बस क्या होगी, एड्रेस बस होगी जो हमारा एड्रेस को स्टोर करके रखे, है ना, टू स्पेसिफाई वेयर टू स्टोर द डाटा। वाइल कमिंग टू कंट्रोल बस, कंट्रोल बस क्या होगी, जो ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करे, डिसाइड करे कि कौन चीज़ कितनी देर रहेगी, कितना डाटा लेगी और क्या कनेक्ट होगा, क्या टाइम होगा, ठीक है। सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगी कंट्रोल बस। तो 3 टाइप की बस है हमारी, डाटा, एड्रेस, कंट्रोल। डाटा वाली में हमारा डाटा रहेगा जो कि ट्रैवल करेगा ओनली 1 बिट, मतलब कि अलाउ करेगा टू ट्रैवल ओनली 1 बिट। एड्रेस वाला हमारा स्टोर रखेगा कि डाटा कहाँ स्टोर होगा, जिससे हम कैपेसिटी भी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें पता होगा कि एड्रेस कितना है, ठीक है। और फिर कंट्रोल बस हमारी क्या करेगी, चीज़ों को कंट्रोल करेगी। और इसका एक ये डायग्राम है, चाहे ऊपर वाला ना बनाना, ये वाला बना देना, ठीक है। क्या कर रहा है इसमें, सिस्टम बस है ये, जिसमें डाटा बस है, आपकी एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है, और ये सब कनेक्टेड है आपकी CPU से, मेमोरी से और इनपुट आउटपुट से, ठीक है। अब है आपका बस आर्बिट्रेशन। तो इसमें आते हैं आपके टाइप्स ऑफ बसेस। तो टाइप्स ऑफ बसेस में आपका पहला होता है डेडिकेटेड और दूसरा होता है मल्टीप्लेक्स्ड, ठीक है। तो डेडिकेटेड में क्या होता है कि इसे एक पार्टिकुलर फंक्शन दे दिया जाता है, ठीक है, और उसी पे वर्क करता है। डेडिकेटेड से आप क्या समझते हो, सिंसियर बंदा जो एक ही चीज़ पे वर्क करता रहे, है ना। तो डेडिकेटेड में क्या होगा कि इसे इज परमानेंटली असाइंड ईदर पार्टिकुलर फंक्शन फॉर अ फिजिकल सबसेट, ठीक है। एक पार्टिकुलर फंक्शन दे देते हैं, उसी के ऊपर ये वर्क करता है। भाई मल्टीप्लेक्स्ड में क्या होगा कि एक से ज़्यादा चीज़ों पर भी एक साथ वर्क कर सकता है, ठीक है। कोई एक पार्टिकुलर चीज़ नहीं होती है जिस पे इसे वर्क करना है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होंगे कि हाई थ्रो आउट होगा, लेस वेटिंग टाइम होगा, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस क्या है कि मोर कॉस्ट होगा, लार्ज बस साइज होगी, ठीक है। 1 सेकेंड रुकना, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ ठीक है।
तो डेडिकेटेड क्या हुआ कि एक ऐसी बस होती है जैसे किसी स्पेसिफिक पर्पज या डिवाइस के लिए रिजर्व की गई हो, ठीक है। वहीं हम कुछ डिसएडवांटेज समझ रहे थे, तो ज़्यादा कॉस्ट होगा, लार्ज बस साइज होगी। अब आते हैं मल्टीप्लेक्स्ड पे। तो मल्टीप्लेक्स्ड क्या होती है कि एक ही बस का उपयोग मल्टीपल पर्पज़ के लिए किया जाना, ठीक है, जैसे रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज़ होते हैं। इसका क्या है एडवांटेजेस? लो कॉस्ट, लेस स्पेस। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? रिड्यूस परफॉर्मेंस, मोर कॉम्प्लेक्स। अब है मेथड्स ऑफ आर्बिट्रेशन इन बस। तो मेथड्स क्या होते हैं? सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है कि एक ही सिंगल आर्बिटर मतलब बस कंट्रोलर एक ही सिंगल बस कंट्रोलर होता है जो सभी डिवाइसेस को बस एक्सेस देने का निर्णय लेता है, मतलब कि सेंट्रलाइज्ड है, मतलब सेंटर में एक बस कंट्रोलर होगा, ठीक है, और इसी से सारी बसेस अपना चीज़ें लेंगी, एक्सेस करेंगी बस। पर डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होगा? सेंटर में कोई भी नहीं होगा, ठीक है, सेंटर में ना होके बल्कि सभी डिवाइसेस मिलकर आर्बिट्रेशन प्रोसेस को मैनेज करते हैं, ठीक है। नो सेंटर ऑथोरिटी, ईच मॉड्यूल हैज़ अ कोड फॉर एक्सेस कंट्रोल, मतलब सब मिलके आपस में शेयर करते हैं बस को। वाइल सेंट्रलाइज्ड में एक ही बस होती है और उसको वो एक्सेस करते हैं एक ही को, ठीक है। वाइल डिस्ट्रीब्यूटेड में सब मिलजुल कर लेते हैं। अब देखो क्या होता है टाइमिंग। टाइमिंग मतलब रेफर करती है कि वे इन विच इवेंट, मतलब किस टाइम पे कैसे इवेंट होकर हो रहे हैं। तो इसमें आपका दो टाइप होती है, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। तो देखो सिंक्रोनस क्या होती है पहले ये देख लेते हैं। सिंक्रोनस में मतलब इसमें सभी ऑपरेशन एक कॉमन क्लॉक सिग्नल के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं, मतलब कि कोई कॉमन क्लॉक चल रही है उसी के साथ सिंक्रोनाइज रहेंगे, ठीक है। मतलब द ओकरेंस ऑफ इवेंट्स ऑन द बस इज डिटरमाइंड बाय अ क्लॉक के हिसाब से चलना है, ठीक है। लाइक ये है तो ये क्लॉक है आपकी और ये क्लॉक के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। अब एसिंक्रोनस में क्या होगा? फिर आप सिंक्रोनस समझ गए, एसिंक्रोनस क्या होगा कि ऐसा इसमें कोई कॉमन क्लॉक नहीं होती है ना, और कंपोनेंट्स अपने ऑपरेशन को हैंडशेकिंग सिग्नल्स की मदद से, मतलब हैंडशेकिंग मतलब कि हाँ तूने कर लिया भाई, अब तू अपना रिसोर्स मुझे दे दे, ठीक है। तो वही है भाई, सिंक्रोनाइज में एक टाइम के साथ चलेंगे, एसिंक्रोनस में वो टाइम के में कोई कॉमन क्लॉक नहीं होती है, ठीक है। आप ये लिख सकते हो कि इन सिंक्रोनस ए कॉमन क्लॉक इज प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू विच द बस डूज देयर ऑपरेशन, ठीक है। अब सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन को समझ लेते हैं थोड़ा डीप में। सेंट्रलाइज्ड मैंने क्या बताया था, जो बीच में एक सेंटर हो और सारी बस उसी से उसको एक्सेस कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका होता है 3 टाइप का, डेजी चेन आर्बिट्रेशन, ठीक है, पॉली और रोटेटिंग प्रायोरिटी मेथड और फिक्स्ड प्रायोरिटी मेथड, ठीक है। डेजी चेन में क्या होता है, देखो डिवाइस को एक सीरियल चेन में अरेंज किया जाता है, ठीक है। जैसे ये डिवाइस हैं सीरियल चेन में अरेंज हैं, ठीक है। सीपीयू बस और आर्बिटर एक बस ग्रांट सिग्नल सेंड करता है, और अगर पहले डिवाइस को बस एक्सेस चाहिए तो वो इसे ले लेगा, नहीं तो आगे शिफ्ट कर देगा, है ना। तो सिंपल सा है ये तो डेजी चेन कि ये ऐसे सारे सीरीज़ में अरेंज होते हैं, इसको चाहिए होगा तो ये ले लेगा, नहीं तो इसको दे देगा, नहीं तो इसको दे देगा। तो इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम अच्छे से करना है, ठीक है। कंट्रोलर, बस ग्रांट, और ये 2 लाइन जा रही है बस रिक्वेस्ट और बस बिजी की, ये सब इससे कनेक्टेड है और ये सब आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं जिससे इसका काम हो जाएगा तो ये कर लेगा, इसका काम हो जाएगा तो ये कर लेगा, ठीक है। डायग्राम अच्छे से कर लेना इनके। इसके एडवांटेजेस क्या होती हैं? सिंप्लिसिटी, लेस नंबर ऑफ कंट्रोल लाइंस, स्केलेबिलिटी, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या होंगी? प्रायोरिटी असाइन टू अ डिवाइस डिपेंड्स, मतलब कि प्रायोरिटी अगर किसी को लास्ट वाले को ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन वो उसको प्रायोरिटी नहीं देगा, जो पहले है वो उसको देगा। तो मतलब प्रायोरिटी किस पे बेस्ड हो गई कि जिस वे में वो अरेंज हैं उनकी पोजीशन के बेसिस पे, ठीक है। अब है आपका पोलिंग। तो पोलिंग में क्या होता है? पोलिंग में होता है ये बस आर्बिटर एक फिक्स सीक्वेंस में सभी डिवाइसों से पूछता है उन्हें बस एक्सेस चाहिए या नहीं, मतलब ये रहा ना, तो ये सीक्वेंस में पूछता रहता है कि तुम्हें बस एक्सेस चाहिए या नहीं। तो ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बेस्ड होता है, ठीक है। तो इसमें फिर क्या है, देखो ये है और ये सबसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो मतलब कि एक सीक्वेंस में सभी से पूछेगा कि उन्हें बस एक्सेस चाहिए कि नहीं। लाइक ऑल बस मास्टर यूज द सेम बस लाइन फॉर बस रिक्वेस्ट, ठीक है, सेम लाइन है। कंट्रोलर जनरेट बाइनरी एड्रेस फॉर द मास्टर इफ द
response to a bus request, the controller polls the bus master by sending a sequence of bus master address on the address line। तो मतलब वही है कि ये सबसे पूछता है और अगर इसको चाहिए होता है पोल कर देता है और नहीं चाहिए होता तो फिर आगे करता है उसका काम। ठीक है, तो इसका भी डायग्राम को अच्छे से कर लेना है। इसमें तो क्या था, एक दूसरे से कनेक्टेड थे, वाइल इसमें सब डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, इसका डायग्राम भी अच्छे से करना है। इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं कि मेथड डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर डिवाइस और प्रोसेसर। ठीक है, सिंपल मेथड होता है और ये थोड़ा स्लो हो सकता है क्योंकि हर डिवाइस को इंडिविजुअली चेक करना पड़ता है ना। थोड़ा बैकग्राउंड इग्नोर करना, देखो भाइयों। अब है फिक्स्ड प्रायोरिटी और इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट मेथड। ठीक है, तो फिक्स्ड प्रायोरिटी क्या होता है, हर डिवाइस को एक फिक्स्ड प्रायोरिटी लेवल असाइन किया जाता है। ठीक है, हाई प्रायोरिटी डिवाइस को हमेशा पहले बस एक्सेस मिलता है। तो ये जैसे है तो एक प्रायोरिटी के हिसाब से इनको डिज़ाइन किया जाता है और जिसकी प्रायोरिटी पहले होती है उसको पहले एक्सेस दिया जाता है। लाइक यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ऑल बस मास्टर हैव देयर इंडिविजुअल बस रिक्वेस्ट एंड बस ग्रांट लाइन। The controller then knows which master has requested, so the bus is granted. Priority of the masters are predefined, so the simultaneously bus request is granted on the priority। मतलब प्रायोरिटी के बेसिस पे बस रिक्वेस्ट को दे देना, नथिंग एल्स। ठीक है, तो इसका भी डायग्राम अच्छे से करना है। ये ऐसे कनेक्टेड होते हैं कि सबका अलग अलग है, बस ग्रांट और बस रिक्वेस्ट, दैट्स ऑल। अब आते हैं आपके रजिस्टर्स पे। तो रजिस्टर्स क्या होते हैं, देखो रजिस्टर्स आर मेमोरी स्टोरिंग यूनिट्स दैट, मतलब हाई स्पीड एलिमेंट है रजिस्टर जो कि मेमोरी के लिए यूज़ होता है। लाइक आप इसे कैसे समझ सकते हो, रुक जाओ समझते हैं इसको भी। देखो रजिस्टर हाई स्पीड मेमोरी स्टोरेज यूनिट होते हैं जो सीपीयू में मौजूद है ना, मतलब सीपीयू में होते हैं और डाटा इंस्ट्रक्शंस को, एड्रेसेस को टेम्परेली स्टोर करते हैं। ठीक है, ये एक मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है सीपीयू के अंदर की जो फास्ट डाटा को एक्सेस करती है। लाइक यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि मेमोरी स्टोरिंग यूनिट्स दैट ऑपरेट्स हाई स्पीड और इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर। ठीक है, और ये कैसे स्टोर डाटा टेम्परेली। ठीक है, और ये ग्रुप होता है फ्लिप फ्लॉप्स का, जो एक फ्लिप फ्लॉप कैपेबल होता है स्टोरिंग 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, और रजिस्टर शुड बी 32 इन बिट्स इन। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉमनली यूज होती हैं। एक्यूमुलेटर क्या करता है, आपका मोस्ट कॉमन रजिस्टर होता है, ये यूज़ होता है आपका लाइक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल जो चीज़ें हैं ना उनको स्टोर करने के लिए। अब फिर आता है आपका जनरल पर्पस रजिस्टर, ये मतलब स्टोर करता है टेम्परेरी डाटा को, है ना। लाइक कोई रिजल्ट आया उसको टेम्परेरी स्टोर कर लिया, जब तक उसकी यूज़ है उसको उसमें स्टोर रखा और फिर दे दिया, नहीं यूज़ हुआ तो उसको रीराइट कर दिया, दूसरे चीज़ को इमीडिएट रिजल्ट को स्टोर कर लिया। फिर आपके स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ हो। लाइक यूज़र डू नॉट एक्सेस दीज रजिस्टर्स आर फॉर कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कंप्यूटर सिस्टम इन्हें किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ करता है। लाइक अब तो हमारे होते हैं MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, तो ये होल्ड करता है एड्रेस ऑफ मेमोरी यूनिट। MBR मेमोरी बफर रजिस्टर स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा रिसीव्ड फ्रॉम मेमोरी एंड सेंड फ्रॉम द मेमोरी। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है। IR क्या होता है, हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, मतलब जो एग्जीक्यूट होनी है उसको स्टोर करेगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स प्रेजेंट इन CPU आर, ये जो ऊपर हमने पढ़ा है ना तो वही है ये कि एक्यूमुलेटर मतलब वही ALU वाली चीज़ है। एड्रेस रजिस्टर क्या करेगा, इट इज़ अ एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन और रजिस्टर वेयर डाटा इज स्टोर और रिट्रीव। डाटा रजिस्टर हमारा डाटा को स्टोर करेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हमारे इंस्ट्रक्शन को करेगा। मतलब इसमें क्या ही समझाऊँ, इनपुट रजिस्टर हमारे इनपुट को करेगा। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर मतलब वही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। टेम्परेली मतलब होल्ड द डाटा विच इज़ बीइंग प्रोसेस, टेम्परेली स्टोर करेगा, टेम्परेरी। ठीक है, और फिर आपका आउटपुट रजिस्टर जो कि आपके आउटपुट को स्टोर करेगा। ठीक है, फिर आपका है CPU ऑर्गेनाइजेशन। CPU ऑर्गेनाइजेशन तो हम यूनिट 4 में भी पढ़ेंगे और अच्छे से। ठीक है, इसमें वही होता है कि ऊपर रजिस्टर होता है, नीचे कैचे मेमोरी, फिर मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और कॉस्ट इंक्रीजेस
परफॉर्मेंस इज इंक्रीजेस, एसिस टाइम इज डिक्रीजेस और कैपेसिटी इज डिक्रीजिंग इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। फिर है आपका बस एंड मेमोरी ट्रांसफ़र। तो इसमें आपकी जो मेन चीज़ है वो देखो मल्टीप्लेक्सर है। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, मतलब कि मल्टीपल इनपुट्स को वो लेके एक सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लाइक टेकिंग मल्टीपल इनपुट्स एंड गिविंग आउट सिंगल आउटपुट। तो मतलब हमारा इसमें 4x1 मल्टीप्लेक्सर है, तो वो ज़्यादा शायद इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको वो करके जाना है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है 4x1 मल्टीप्लेक्सर होता है, मतलब कि 1 आउटपुट एंड 4 रजिस्टर्स विद बिट नंबर, मतलब बिट तो अगर 4 रजिस्टर हैं तो 0 to 3 तो चलेगा, अगर 0 से स्टार्ट है तो 0 1 2 3 4। ठीक है, मतलब कि 4 को 1 में कन्वर्ट कर देना। तो इसका डायग्राम देखो थोड़ा ब्लर है, तो इसका डायग्राम तो देखो आपको देखना है। और तो ये जो डायग्राम्स हैं जो ब्लर हो रहे हैं, इनको आप इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे ये सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की, तो वहाँ से आप ये डायग्राम्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। और बाकी आपके पास अगर खुद के नोट्स हैं तो आप वहाँ से देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। नहीं तो आप चिंता मत करो, सारी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, अब आता है आपका मेमोरी ट्रांसफर। तो मेमोरी ट्रांसफ़र में देखो 2 मेन ऑपरेशन होते हैं, क्या होंगे, रीड और राइट। ठीक है, रीड हमारा रीड करने के लिए मेमोरी से और राइट हमारा राइट करने से। अब लाइक रीड ऑपरेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, लाइक ये डाटा रजिस्टर है तो इससे हमने रीड करा मेमोरी M(AR). ठीक है, अब अगर हमें राइट करना है तो मतलब मेमोरी में हमने R को राइट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको रीड एंड राइट ऑपरेशन है इसके। ठीक है, ये डायग्राम भी थोड़ा ब्लर हो रहा है, बाकी ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आप चिंता मत करो, वीडियो आ जाएगी उसकी अलग से। ठीक है, फिर आपका होता है प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, आपके ALU होता है, CPU होता है और रजिस्टर होता है। ठीक है, ALU आपको पता ही है कि ये एक्चुअल कंप्यूटेशन और प्रोसेसिंग को करता है, मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को। CPU हमारा कंट्रोल करता है सारे डाटा के मूवमेंट्स को, इंस्ट्रक्शन को, है ना। और रजिस्टर हमारा क्या करता है, जो हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था, हाई स्पीड कंपोनेंट होता है, जो कि हमारा मेमोरी को हाई स्पीड मेमोरी स्टोरेज यूनिट करता है और टेम्परेरी स्टोर करता है डाटा को। ठीक है, तो ऐसी इसका ये डायग्राम है यहाँ तुम्हारे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ CPU का। लाइक अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट्स होती हैं इसमें, स्टेटस फ्लैग, शिफ्टर्स, कॉम्प्लीमेंटर्स, ये भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डायग्राम नहीं है, छोड़ो इसे। ठीक है, फॉर प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन में हमारी कुछ फॉलोइंग चीज़ें होती हैं। जो चीज़ होती हैं क्या क्या होती हैं, फैच इंस्ट्रक्शन, मतलब कि उसका कैसे प्रोसेस करेगा वो, उसका एक पूरा सीक्वेंस है। फैच इंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, डाटा को फैच करेंगे फ्रॉम मेमोरी। इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन में करेंगे क्या करेंगे कि इंस्ट्रक्शन इज डिटेक्टेड टू डिटरमाइन व्हाट द एक्शन इज रिक्वायर्ड, मतलब कि ऐसे कोई बीच में कोई चीज़ आती है, इंटरप्ट आ जाता है कि मतलब हमें इस चीज़ का की वजह से, जैसे डिवीज़न बाय 0 होता है तो इंटरप्ट आ गया, तो उस चीज़ को चेक करेगा, ये डिटरमाइन करेगा कि और फिर क्या एक्शन उसे प्रोवाइड करना है, परफॉर्म। अगर डिवीज़न बाय 0 तो क्या ही करोगे, 0 को रिप्लेस करोगे किसी और नंबर से, वही है। ठीक है, फैच डाटा में डाटा का फैच करेगा। लाइक एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन में रिक्वायर रीडिंग डाटा फ्रॉम मेमोरी। प्रोसेस डाटा में डाटा को प्रोसेस करेगा कि द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन में रिक्वायर परफॉर्मिंग सम अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन ऑन द डाटा। ठीक है, और फिर है आपका राइट डाटा। तो राइट डाटा में जो रिजल्ट आया उसको राइट कर देगा मेमोरी में, सिंपल। फिर है आपका टाइप्स ऑफ प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपके 3 टाइप के होते हैं, स्टोर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों में से आपका ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टोर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ये एक ऐसी कंप्यूटर आर्किटेक्चर है जिसमें प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस और डाटा एक ही मेमोरी में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि सिंपलेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज अ कंप्यूटर इज़ टू हैव वन प्रोसेसर, रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट विथ 2 पार्ट्स। ठीक है, मतलब मेन चीज़ आप ये समझो कि ये एक ऐसी कंप्यूटर आर्किटेक्चर है जिसमें प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस और डाटा एक ही में इसमें स्टोर होते हैं। लाइक ये है ना इंस्ट्रक्शन कोड और वन प्रोसेसर रजिस्टर। ठीक है, मेन चीज़ इसकी यही है और ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और ये सिंपल होता है, इजी टू डिज़ाइन होता है, और इट इज़ नॉट गिव फीडबैक टू कीप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो भी है ये। ठीक है, इट इज़ लिमिटेड होता है, सिक्वेंशियल प्रोसेस होता है, लेकिन मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही।
ठीक है। फिर है आपका GRO और स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, इन्हें पढ़ते हैं, ये आते हैं। ठीक है, तो GRO तो देखो आपका इम्पोर्टेंट है, इसका डायग्राम तो बिल्कुल देख लेना। क्या करना होता है, इसमें एक डिकोडर बनाना होता है, इधर हमारे 7 रजिस्टर जा रहे होते हैं, 2 सिलेक्शन लाइन होती हैं आपकी, सिलेक्शन ए सिलेक्शन बी, और यहाँ से सब वो ज्वाइन होके 2 मल्टीप्लेक्सर में आ रहे होते हैं, एक मल्टीप्लेक्सर ए और मल्टीप्लेक्सर बी। फिर इन दोनों को ALU में जाते हैं और वहाँ से सिलेक्शन लाइन बनती है। ठीक है, देखो अब समझते हैं क्या होता है ये। वैसे इसमें मल्टीपल सुनो, इसमें मल्टीपल जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। ठीक है, जो CPU के अंदर डायरेक्टली डाटा को स्टोर कर सकते हैं, एक्यूमुलेटर की डिपेंडेंसी नहीं होती है इसमें। ठीक है, डाटा किसी भी रजिस्टर में स्टोर हो जाता है। अब देखो इसकी वर्किंग समझेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं, तो वर्किंग पे चलते हैं इसकी। तो मतलब कि इसमें देखो एक ऐसी प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसमें मल्टीपल जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। ठीक है, तो अब वर्किंग पे आता है, तो CPU का काम होता है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, जो मेमोरी में स्टोर हो रही हैं। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में CPU मल्टीपल रजिस्टर का यूज़ करता है ताकि डाटा को फास्ट और प्रोसेस किया जा सके। ठीक है, तो मतलब रजिस्टर का CPU में रजिस्टर किस लिए यूज़ हो सकता है, मेमोरी स्टोर करने के लिए। तो इसी तरीके से इसमें मल्टीपल रजिस्टर यूज़ किए जाते हैं जिससे डाटा को फास्ट बनाया जा सके। तो इसमें पहले क्या होता है, इंस्ट्रक्शन फैच होती है। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का डाटा एड्रेस को स्टोर करेगा, फिर इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा। ठीक है, फिर यहीं से देख लो, देखो फैच करी डाटा को, फिर डिकोड करी, फिर रजिस्टर्स में गई। ठीक है, रजिस्टर्स में जाने के बाद मल्टीप्लेक्सर में मतलब मल्टीपल इनपुट्स को सिंगल इनपुट में कन्वर्ट कर दिया दोनों मल्टीप्लेक्सर ने। फिर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ उसमें, और फिर रिजल्ट को एक्यूमुलेटर या किसी भी जनरल रजिस्टर में स्टोर करवा दिया। ठीक है, बस ये है आपका जनरल पर्पस रजिस्टर। इसका डायग्राम और वर्किंग अच्छे से देख लेनी है, ख़त्म। ठीक है, ये कुछ है कि रजिस्टर सिलेक्शन के, तो रजिस्टर सिलेक्शन और टाइप्स ऑफ ऑपरेशन बाय ALU, ये अगर आप बनाना चाहो तो बना के आ सकते हो। एग्जामिनर को अच्छा सा भी लगेगा कि डायग्राम बने हुए हैं। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, देखो बाइनरी लिख रही है वो 8 बिट्स वाली, 010101 0011, और सिंपल इधर लिख रहा है इनपुट नेम, और R1 R2 R3 7 तक लिख रहे हैं। अब ये है कि कुछ ऑपरेशन सेलेक्ट होते हैं, मतलब लाइक इसका मतलब होता है ट्रांसफ़र A, इसका मतलब होता है इंक्रीमेंट A। ठीक है, तो अगर ये आपसे पूरी टेबल भी याद नहीं हो रही तो 3-4 याद कर लो बस। ठीक है, और लिख देना। फिर ऐसे ही होती है आपकी स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, और स्टैक ऑर्गेनाइजेशन आपकी क्या होती है वो देख लेते हैं। देखो इसमें मतलब स्टैक तो आपको पता ही क्या होता है, वो फॉलो करता है लीफो प्रिंसिपल को, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो ऑपरेशन स्टैक पॉइंटर रजिस्टर के थ्रू हैंडल होती है। इंस्ट्रक्शन मोस्टली पुश और पॉप ऑपरेशन पे बेस्ड होती हैं इसमें। अब लाइक ये लिख रहा है इसमें, इज ए स्टोरेज स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स इन्फॉर्मेशन इन सच अ वे दैट द लास्ट एलिमेंट आइटम स्टोर्ड इज द फर्स्ट आइटम रिट्रीव्ड। मतलब जो लास्ट में स्टोर किया गया है वो ही फर्स्ट आइटम है जो हमें मिलेगा। अब इसमें 2 टाइप की ऑपरेशन होती हैं हमारी, पुश और पॉप। मतलब पुश मतलब इंसर्ट कर देना स्टैक के टॉप पे, और पॉप मतलब स्टैक के टॉप से डिलीट कर देना, जो चाहिए होता है वो ले लेना। ठीक है, तो इसमें एक रजिस्टर स्टैक होता है, एक मेमोरी स्टैक होता है। ठीक, अब इसके देखो पुश ऑपरेशन क्या होगा, मतलब जो जहाँ पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वो उसे इंक्रीमेंट कर दिया और वहाँ डाटा को डाल दिया। ठीक है, राइट ऑपरेशन हो गया ना। और अगर वो उसकी साइज़ पूरी भर गई है तो फुल को बंद कर दिया और एम्प्टी को 0 कर दिया। ऐसी पॉप ऑपरेशन में जो डाटा रजिस्टर में से जो वो थी उसको ले लिया। ठीक है, टॉप वाले एलिमेंट को ले लिया और फिर पॉइंटर को माइनस कर दिया, और अगर SP 0 है तो एम्प्टी को हमने बंद कर दिया और फुल को कर दिया 0। ठीक है, ये इसका एक डायग्राम है, रजिस्टर प्लस स्टैक, और ALU CO के साथ ये मेमोरी स्टैक बना रही है। ठीक है, अब आपके आते हैं एड्रेसिंग मोड्स। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट हैं आपके। तो द टर्म एड्रेसिंग मोड्स रिफर्स टू द वे इन विच द ऑपरेंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड। तो इसमें आपके बहुत सारे मतलब एड्रेसिंग मोड होते हैं, इसको तो आपको अच्छे से करके जाना है।
ठीक है, तो देखो सारे एड्रेसिंग मोड को 1 बाय 1 समझते हैं। लाइक देखो इम्प्लाइड इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड क्या होता है आपका कि ऑपरेंड आर स्पेसिफाइड इम्प्लिसिटली इन द डेफिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट इज़ नोन एज इम्प्लिसिट। मतलब कि सिंपल सा होता है कि इसका इम्प्लिसिटली ही डेफिनेशन में गिवन होती है जो करना होता है। ठीक है, लाइक पुश ए, तो पुश ए से आप क्या समझ रहे हो कि चीज़ को बस ए को पुश कर दो, तो मतलब डेफिनेशन में ही गिवन है जो करना है। ठीक है, तो ये यूज़ होता है 0 एड्रेस और 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए। अब है आपका इमीडिएट एड्रेस मोड। इमीडिएट एड्रेस मोड क्या होता है, मतलब कि जैसे आप देखो ऐड R1, तो उसी के साथ आपको ऑपरेशन भी दे देना कि करना क्या है। ऑपरेंड इज डायरेक्टली प्रोवाइडेड एज कॉन्स्टेंट, नो कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। ये डेफिनेशन छोड़ो, तुम ये समझो कि लाइक डायरेक्टली प्रोवाइड कर देना। ऐड R1 #3, मतलब कि R1 में हमें 3 को ऐड करना है। ठीक है, तो इमीडिएट एड्रेस मोड में क्या हो गया कि डायरेक्टली हमने प्रोवाइड कर दिया जो हमें करना है। फिर आपका रजिस्टर मोड एड्रेसिंग, मतलब रजिस्टर मोड एड्रेसिंग मोड, मतलब कि इसमें ऐसा होता है कि ऑपरेंड जो हमें ऑपरेंड है ना वो रजिस्टर में प्रेजेंट होता है, तो जो हमें एड्रेस दिया जाता है ना वो रजिस्टर का दिया जाता है। तो फिर रजिस्टर का एड्रेस मिलेगा, तो रजिस्टर से फिर वो उसको जहाँ पॉइंट कर रहा है वो रजिस्टर वहाँ जाएगा और फिर वहाँ से ऑपरेंड को हमारा ले लेगा। ठीक है, और फिर जो ऑपरेशन परफॉर्म करनी है उसको परफॉर्म कर देगा। फिर रजिस्टर इनडायरेक्ट में क्या होता है, इसमें डायरेक्टली उस रजिस्टर का एड्रेस नहीं देता जिसमें एड्रेस मतलब ऑपरेंड स्टोर है। क्या करता है ये, जिसका एड्रेस दिया वहाँ जाएगा और फिर वो स्टोर करेगा दूसरे रजिस्टर का, मतलब जिसका एड्रेस दिया वो वहाँ जाएगा, वहाँ से रजिस्टर का एड्रेस मिलेगा और रजिस्टर के एड्रेस से ऑपरेंड का एड्रेस मिलेगा। ठीक है, अब है आपका ये तो इसका एक्सटेंडेड वर्जन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपका है इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो ये यूज टू एसेस और इम्प्लीमेंट एरे एफिशिएंटली। मल्टीपल रजिस्टर्स रिक्वायर्स टू इम्प्लीमेंट एनी एलिमेंट कैन बी एसेस्ड विदाउट चेंजिंग इंस्ट्रक्शन। तो मतलब इसमें एक इंडेक्स प्रोवाइड की जाती है, लाइक इस तरीके से बेस एड्रेस दिया जाता है और इंडेक्स्ड रजिस्टर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में एक इंडेक्स प्रोवाइड किया जाता है और इट कैन बी एसेस्ड बाय द फॉर्मूला बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स रजिस्टर। ठीक है, इसकी ना एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको एक अलग से भी समझा देंगे अगर आपको इससे समझ नहीं आ रहा अच्छे से। ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो आएगी उसमें समझा देंगे इसे अच्छे से। और अब है आपका स्टैक एड्रेसिंग मोड। तो इन दिस मशीन इंस्ट्रक्शन नो नीड टू इंक्लूड मेमोरी रेफरेंस बट इम्प्लिसिट ऑपरेट, मतलब टॉप पे होती है, जो हमें चाहिए होता है वो टॉप पे ऑफ द स्टैक पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी यूनिट 1 पूरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब स्टार्ट। तो यूनिट 2 में हमारे है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, मतलब पूरी यूनिट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के ऊपर बेस्ड है। इसमें पहले तो आपका टॉपिक है एडर। तो देखो हाफ एडर और फुल एडर इतनी सिंपल चीज़ है, आप करो इसे अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ करके चले जाओ, हाफ एडर एंड फुल एडर, और एक लुक एड एडर, मतलब ये 2-3 कर जाओ बस। ठीक है, अब देखो हाफ एडर में क्या होता है कि मतलब इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट एड्स 2 बिट्स, 2 बिट्स को ऐड करता है। तो मतलब कि इसमें नॉर्मल आप 2 बिट की जो टेबल बनानी होती है और फिर बनाना होता है आपको सम और कैरी। और सम का हमारा यहाँ फॉर्मूला होता है A XOR B। A XOR B मतलब कि जब क्या करते हैं उसमें, जब इवन नंबर ऑफ वंस होते हैं तो 0 लिखते हैं, और जब ऑड नंबर ऑफ वंस होते हैं तो 1 लिखते हैं। ठीक है, सम फाइंड करते हैं और कैरी फाइंड करते हैं। कैरी कैसे निकालोगे, A into B। ठीक है, और फिर सिंपल डायग्राम बनाना है, A और B को XOR से जोड़ दो, सम आ गया, A और B को एंड से जोड़ दो, कैरी आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपका फुल एडर है। फुल एडर भी आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट डेट एड्स 3 बिट, ऊपर 2 थी 3। ठीक है, और चीज़ सेम है वही, सम और कैरी। ठीक है, तो सम क्या होगा, A XOR B, B XOR C, और C कैरी क्या होगा आपका AB प्लस BC प्लस AC। AC का आपको लॉजिक डायग्राम बना देना है। देखो इन सबको एक्सोर कर दिया, सम आ गया, इन दोनों को एंड किया, इन दोनों को एंड किया, C और A को एंड किया और फिर और से जोड़ दिया। ठीक है, अब जैसे ये था ना, ऐसे आपका होता है कि n बिट बाइनरी पैरेलल एडर, मतलब कि इसमें n बिट्स होती हैं, उसमें तो
4 बिट हो गई, 2 बिट हो गई, इसमें n बिट होती हैं। तो n बिट क्या है, तो इसमें कुछ बनाने के लिए तो आएगा नहीं n बिट वाले में, बस आपको डेफिनेशन बतानी है। तो आप डेफिनेशन में इतना लिख सकते हो कि ए n बिट बाइनरी पैरेलल एडर एड्स n टू n बिट्स एंड n बिट्स बाइनरी एडर दैट यूजेस n फुल एडर, मतलब कि इसके अंदर n फुल एडर होते हैं, मतलब जितनी बिट हो उतने फुल एडर यूज़ हो जाएंगे। लाइक 4 बिट बाइनरी एडर डायग्राम में क्या हुआ, ये रहा, एक इधर एक इधर, ठीक है, एक इधर फुल एडर एक इधर फुल एडर, तो 4 फुल एडर यूज़ हो गए। ठीक है, तो n बिट में क्या होता है, मेन यही है कि जितनी n है उतने फुल एडर यूज़ हो जाते हैं। अब ये अरिथमेटिक लॉजिकल शिफ्ट यूनिट क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन, इट कंटेन्स अरिथमेटिक लॉजिकल शिफ्ट सर्किट्स, मतलब कि शिफ्ट करने के उसके पास ऑपरेशंस होते हैं। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर आता है आपका कैरी लुक अहेड एडर। तो कैरी लुक अहेड एडर का देखो डायग्राम तो देख ही लेना अच्छे से। ठीक है, इसमें क्या होता है, कैरी लुक अहेड एडर इज द फास्टेस्ट सर्किट, इट रिड्यूस द प्रोपोगेशन डिले विच ओकर्स ड्यूरिंग एडिशन, मतलब ये फास्ट वे है हमारा एडिशन वगैरह करने को, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, मतलब इसमें मोर कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर सर्किट यूज़ होता है लेकिन ये फास्ट होता है। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे है, देखो इधर से ये दोनों एक्सोर कर दिया हमने AI और BI, तो ये PI बन गया। ठीक है, और इधर हम एंड कर रहे हैं दोनों को, तो CI की वैल्यू होगी हमारी AI इंटू B, और हमारा इधर क्या हो रहा है, PI और CI का हमारा फिर से एक्सोर हो रहा है। ठीक है, और इधर से हमारा CI जा रहा है, तो हमारा फाइनल जो हमारा को ये मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, देखो इधर से तो हमारा AI BI आ गया इधर। ठीक है, फिर और है ये और गेट, और प्लस CI के साथ ये, मतलब एंड गेट है ना ये, तो CI की इंटू हो रही है इससे A एक्सोर B से। ठीक है, ठीक है, यहाँ से देखो ये AI BI आ गया हमारा, एंड गेट से जुड़ा हुआ है। अब ये एंड गेट से CI जोड़ दिया इसने एक्सोर वाले के साथ, तो इसका फाइनल जो आया ये आया। ठीक है, ऐसी इसकी ट्रुथ टेबल बना दी लुक अहेड कैरी हेडर की। ठीक है, ABC CI और कैरी का वही बना दिया जैसे ऊपर बनाया। ठीक है, इसका ऐसे ही ये डायग्राम है, इस डायग्राम को देख लेना। वैसे ये वाला डायग्राम चाहे देखो ना देखो, ये वाला देखना, ये वाला तो बना ही देना इसमें अगर आता है तो। ठीक है, देखो अब जो आपकी यूनिट 2 है ना, वो तो इसमें तो ज़्यादा वही है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, बूथ एल्गोरिथम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, और मैंने बोला ही है कि उसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें बनाया तो आपका वो हो जाएगा दिमाग ख़राब कि थ्योरी भी बढ़े और क्वेश्चन भी, तो क्वेश्चन अलग से करेंगे। क्योंकि मेरा जो टेक्निक है ना वो भी पढ़ने की यही है कि पहले थ्योरी निपटा लो, फिर आराम से न्यूमेरिकल करो, क्योंकि न्यूमेरिकल करने बैठ गए ना तो फिर आपकी थ्योरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसमें फिर आपका क्या क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन साइन ऑपरेशन, तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, और इसमें आपके देखो ये जो है ना ये सब हम दूसरी वीडियो में करेंगे, ये सारा सब कुछ कवर होगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। ये मत सोचना कि दीदी ने पढ़ाया नहीं, पढ़ाएंगे, दूसरी वीडियो जल्दी आएगी इसकी। ठीक है, बूथ एल्गोरिथम भी उसी में कंप्लीट करेंगे। बूथ एल्गोरिथम क्या होता है, हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है ना, तो ये सब उसमें कंप्लीट करेंगे। बस ये डायग्राम्स देखने तो डायग्राम्स आप इससे पढ़ सकते हो, बाकी ये सारी चीज़ें, ये सब बूथ एल्गोरिथम आपको ये सब अगली वीडियो में समझा दिया जाएगा। ठीक है, और एरे मल्टीप्लायर ये सब देखो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है ना, एक सब समझा देंगे उसमें, टेंशन नहीं लेनी है इनकी, ये मैं सोचना पढ़ाया नहीं। ठीक है, IIEEE ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो मेनली आपको न्यूमेरिकल्स ही हैं, थोड़ा सा पढ़ने के बाद। हाँ देखो यूनिट ख़त्म। ठीक है, तो यूनिट 2 की टेंशन नहीं लेनी है, उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसकी वीडियो आएगी, उसके लिए वेट करना जब तक आप थ्योरी कंप्लीट करो, क्योंकि थ्योरी कंप्लीट होगी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि हाँ मैंने थ्योरी कर ली। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आप ले सकते हो, कमेंट सेक्शन में उसकी फॉर्म की लिंक होगी, वहाँ से आप नोट्स को एसेस कर सकते हो। अब देखो, अब पढ़ते हैं हम यूनिट 3।
तो यूनिट 3 में हमारा क्या है, एन इंस्ट्रक्शन इज कमांड गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है, मतलब एक इंस्ट्रक्शन देना और उसको एग्जीक्यूट करना। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होगी, इट इज़ अ वे कि इसमें हम आप कोई इंस्ट्रक्शन दें और वो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो। तो इसमें इसका फॉर्मेट क्या होता है, मतलब ऑपरेशन कोड, मोड और एड्रेस फील्ड। ठीक है, जब इसके एग्जांपल करेंगे ना, ये नीचे ही है, समझ आ जाएगा। मतलब कि ऑपरेशन कोड मतलब जो ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, जैसे मूव कराना है या पुश करना है या पॉप करना है। और मोड मतलब स्पेसिफाई विच एड्रेस मोड इज़ यूज्ड। ठीक है, और यहाँ पे एड्रेस फील्ड। अब देखो ये हमारे 4 टाइप के होते हैं, 3 एड्रेस, 2 एड्रेस, 1 एड्रेस, 0 एड्रेस। अब इनको समझते हैं। देखो 3 एड्रेस में क्या होता है, हमारा इस टाइप से गिवन होता है, मतलब 3 से आप देख के ही समझ जाओगे। देखो 3 चीज़ें गिवन होंगी, ऐसे समझ लो कि इधर की साइड आपको 3 चीज़ें गिवन होंगी। और इसका मतलब कैसे होगा, ऐड R1 A, B, मतलब कि R1 में स्टोर कर देना है A और B को ऐड करके, है ना। अब अगर मैं ये छुपा लूँ, ठीक है, छुपा भी नहीं सकते, हाथ भी नहीं सकते, इसमें तो नोट्स में ठीक है। लेकिन देखो अगर मैं छुपा लूँ तो क्या मतलब हुआ इसका, इधर मत देखो, देखना नहीं है इधर। ठीक है, ऐड R2 C, D, मतलब क्या हुआ कि C, D को C+D को ऐड करके R2 में स्टोर कर देना है। ठीक है, अब नीचे वाला नहीं देखना, ऊपर वाला तो देख लिया होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई X R1, R2 मतलब कि R1 और R2 को मल्टीप्लाई करके X में स्टोर कर देना है। ठीक है, अब देख लो, देखते हो तुमने पहले भी लिया होगा। ठीक है, फिर है आपका 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या होता है कि मूव वाली कमांड, ऐड वाली कमांड इसमें ऐसे होती है, लाइक मूव R1, A है, मतलब कि A को R1 में मूव करना है। ऐड R1, B मतलब कि R1 में B को ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये सीरीज एड्रेस इंस्ट्रक्शन थी, मतलब 3 थे, इधर 2 हैं। ठीक है, और 1 में क्या होगा, 1 ही होंगे, लाइक लोड A, मतलब कि जो भी आपका स्टैक चल रहा है या जो भी आपका एड्रेस रजिस्टर चल रहा है उसमें A को डाल देना। ऐड B मतलब जो भी आपके पास है उसमें A को ऐड कर देना। स्टोर T, उसमें T को स्टोर कर देना, ऐड D। ठीक है, और 0 में तो आपका सिंपल पुश पॉप ऑपरेशन होते हैं, लाइक पुश A, तो टॉप ऑफ स्टैक में हमने A को पुश कर दिया, पुश B, टॉप ऑफ स्टैक में B को पुश कर दिया। ठीक है, तो ये सिंपल था ना। फिर है आपका रिस्क और सिस्क में डिफरेंस। ये भी देखो इम्पोर्टेंट है, ये भी काफ़ी पूछ लिया जाता है, तो ये तो आपको करके ही जाना है। देखो इसमें क्या है, रिस्क में क्या है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन शेयर्ड कंप्यूटर। ठीक है, और सिस्क में क्या है, कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या होती है, रिड्यूस मतलब लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, और इस वाले में ज़्यादा होती हैं। ये हार्डवायर्ड होता है और ये माइक्रो प्रोग्राम्ड होता है। ये हार्डवायर और माइक्रो प्रोग्राम अभी हम समझेंगे। इसमें 1 साइकिल इंस्ट्रक्शन होती है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, और इसमें फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है, वाइल इसमें वेरिएबल होता है। ये हाई पाइपलाइन होता है, ये सिक्वेंशियल पाइपलाइन होता है। ठीक है, ये डिफरेंस आपको याद कर लेना है। ठीक है, 3, 4 या 5 याद कर लो बस। इसमें फ्यू एड्रेसिंग मोड होते हैं, इसमें ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होता है, इससे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम अपने कंट्रोल यूनिट पे। तो कंट्रोल यूनिट हमारी क्या करती है, सारे प्रोसेस को कंट्रोल करती है, जो इनपुट आउटपुट आता है उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, और इधर उधर प्रोवाइड करती है जहाँ ज़रूरत होती है। ठीक है, ये डायग्राम ब्लर है और इसको बताया ना मैंने, दूसरी वीडियो में कवर कर देंगे। अब है आपका कि डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट। तो 2 टाइप के कंट्रोल यूनिट होती है हमारी, हार्डवायर्ड और माइक्रो प्रोग्राम। तो हार्डवायर क्या होती है, मतलब हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट एक ऐसी कंट्रोल यूनिट होती है जो कॉम्बिनेशनल सर्किट और लॉजिक गेट से बनी होती है। ठीक है, ये फिक्स्ड हार्डवेयर सर्किट्स का यूज़ करती है, यूज़ करके कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है। ठीक है, और फास्ट होती है, और डिज़ाइन इसकी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। इसका डायग्राम कैसे होता है, देखो IR इधर होता है, इधर से स्टेटस सिग्नल और क्लॉक और सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट से पास होकर कंट्रोल सिग्नल को प्रोड्यूस कर देता है। तो ये इसका डायग्राम कर लेना अच्छे से, हार्डवायर और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट पढ़ के जाना अच्छे से। ठीक है, तो इसका वर्किंग क्या होती है, देखो इसमें हार्डवायर में कि इंस्ट्रक्शन फैच होगी। ठीक है, फिर इंस्ट्रक्शन डिकोड होगी, पहले फैच होगी हार्डवायर में, फिर डिकोड होगी। फिर कंट्रोल यूनिट प्रीडिफाइंड हार्डवेयर सर्किट्स का यूज़ करके रिक्वायर्ड कंट्रोल सिग्नल को जनरेट कर देगा। ठीक है, फिर CPU एग्जीक्यूट करता है, रिजल्ट को स्टोर करता है। ठीक है, तो ये मतलब हार्डवायर पे बेस्ड होती है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स होती है थोड़ा। अब आता है माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट क्या होती है
कि एक ऐसी कंट्रोल यूनिट होती है जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती हो, ठीक है। ये मेमोरी बेस्ड अप्रोच करती है जिसमें एक माइक्रो प्रोग्राम स्टोर होता है जो कंट्रोल सिग्नल को डिफाइन करता है, ठीक है। लाइक यहाँ पे लिखा भी है कि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट इज अ कंट्रोल यूनिट इन विच सिग्नल्स आर स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्म एज कंट्रोल वर्ड इन अ रोम चिप कॉल्ड कंट्रोल मेमोरी, ठीक है। ईच कंट्रोल वर्ड कंसिस्ट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन, ईच माइक्रो इंस्ट्रक्शन व्हेन एग्जीक्यूटेड जनरेट्स अ सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन। मतलब इन शॉर्ट इतना सब कुछ रीड करने से बढ़िया देखो, माइक्रो ऐसी यूनिट होती है जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन का यूज़ करती है, ठीक है, और फिर उससे सिग्नल जनरेट करती है और मेमोरी बेस्ड अप्रोच को यूज़ करती है। और इसकी वर्किंग देखो, वर्किंग क्या होती है, वही चीज़ पहले तो इंस्ट्रक्शन फैच होगी, फिर इंस्ट्रक्शन डिकोड होगी, ठीक है। एक फिर होता है माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर कंट्रोल मेमोरी से इंस्ट्रक्शन माइक्रो इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा, ठीक है। माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर कंट्रोल इनको फैच करेगा, ठीक है, और फिर माइक्रो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके रिक्वायर्ड कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करेगा और सीपीयू में रिजल्ट स्टोर हो जाएगा फिर, ठीक है। मतलब इसका डिफरेंस समझो ना आप। तो देखो हार्डवायर तो हमारी फास्ट होती है, माइक्रो प्रोग्राम हमारी स्लो होती है। हार्डवायर हमारी कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि ज़्यादा उसमें था, माइक्रो प्रोग्राम हमारी सिंपल होती है। हार्डवायर थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, माइक्रो प्रोग्राम ईजी होती है, और हार्डवायर में थोड़ी लो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, और माइक्रो प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम डेव होता है उसमें थोड़ी हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मेमोरी यूसेज हार्डवायर में कम होता है, प्रोग्राम में ज़्यादा होता है, और हार्डवायर हमारी रिस्क में यूज़ होती है, हमने ऊपर देखा तो था, और हमारी माइक्रो प्रोग्राम सिस्क में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये ख़त्म हो गया, और ये माइक्रो प्रोग्राम का डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम भी देखना है आपको अच्छे से माइक्रो प्रोग्राम का। इसमें क्या है, मतलब एक्सटर्नल इनपुट, नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर, फिर कंट्रोल एड्रेस, फिर कंट्रोल मेमोरी, फिर कंट्रोल डाटा रजिस्टर, ठीक है। तो सिंपल सा है, मतलब बाहर से इनपुट आया, फिर नेक्स्ट एड्रेस माइक्रो सीक्वेंसर मैंने बताया ना, माइक्रो सीक्वेंसर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे ले जाएगा, फिर वहाँ से मेमोरी और रजिस्टर, ठीक है। ये सब इसी को एक्सप्लेन किया गया है, नथिंग मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, ये माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर, कैन जनरेट नेक्स्ट एड्रेस ऑफ द माइक्रो इंस्ट्रक्शन इन कंट्रोल मेमोरी यूनिट यूजिंग 4। मतलब कि ये क्या, इसका काम क्या होता है, इंक्रीमेंट द कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। कंडीशनल एंड कंडीशनल ब्रांच डिपेंडिंग ऑन स्टेटस बिट फ्लैग्स और सब रूटीन्स कॉल्स को रिटर्न करता है, मैपिंग करता है फ्रॉम मशीन, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं कि माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर का यूज़ क्या होता है वो सुनो। माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर क्या करता है, पहली बात तो इंस्ट्रक्शन को फैच करके उसको देता है मेन कंप्यूटर को, ठीक है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था वही चीज़। अब देख लेते हैं इसको कि देखो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है ये, पहली बात तो, ठीक है, जो कंट्रोल मेमोरी से माइक्रो इंस्ट्रक्शन को फैच करता है और एग्जीक्यूट करता है। यूज़ की बात करूँ तो कंट्रोल सिग्नल जनरेशन, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है, नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन और हैंडलिंग जंप्स एंड ब्रांचिंग। यहाँ पे लिखा भी तो है, सब रूटीन्स कॉल्स एंड रिटर्न्स, ठीक है। तो आपको अगर याद करना है तो 2-3 याद कर लो कि इंक्रीमेंट द कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर, ठीक है, हैंडलिंग जंप्स एंड ब्रांचिंग और नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन, ठीक है। अब आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम। तो देखो हॉरिजॉन्टल में हमारी लॉन्ग माइक्रो इंस्ट्रक्शन होती है, वर्टिकल में हमारी शॉर्ट होती है, ठीक है। इसमें नो एनकोडिंग होती है, इसमें एनकोडिंग होती है, वर्टिकल में एनकोडिंग होती है, ठीक है, याद रखनी है। और हॉरिजॉन्टल में हाई डिग्री ऑफ पैरेललिज्म होता है, इसमें लो डिग्री होती है, ठीक है। इसमें कोई एडिशनल हार्डवेयर नहीं होता हॉरिजॉन्टल में, वाइल वर्टिकल में हमारा एडिशनल हार्डवेयर होता है। ये फास्टर होता है, ये स्लोअर होता है, ये रोम का यूज़ का होता है, और ये लेस यूज़ ऑफ रोम, ये मोर यूज़ ऑफ रोम, ठीक है। ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, ऑप्टिमाइज प्रोग्रामिंग। तो क्या हुआ, ये लॉन्ग होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमारी शॉर्ट होती है, ठीक है। इनकोडिंग नहीं होती, इनकोडिंग होती है, इसमें हाई डिग्री ऑफ पैरेललिज्म होता है और नो एडिशनल हार्डवेयर, मतलब 5 याद कर लो बहुत है। अब आते हैं हम आपके कि पाइपलाइनिंग क्या होती है। तो पाइपलाइनिंग भी एक इम्पोर्टेंट है, तो पाइपलाइनिंग भी आपको अच्छे से करके जाना है। तो क्या ये मतलब कि इसमें क्या करते हैं हम,
एक टेक्निक है जो सीपीयू की परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है, पहली बात तो, ठीक है। बाय एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली इन डिफरेंट स्टेजेस, मतलब कि डिकम्पोज कर देता है एक सिक्वेंशियल प्रोसेस को into a number of sub process which each sub process being executed in a special dedicated segment। अब देखो कैसे, यहाँ पे है, ठीक है, सेगमेंट, एक प्रोसेस को इन्हें सेगमेंट में ब्रेक कर दिया, तो एक डिफरेंट सेगमेंट वर्क कर रहे हैं अपने बेसिस पे अलग अलग। मतलब कि देखो इसका कंसेप्ट है असेंबली लाइन जैसा होता है, ठीक है, असेंबली लाइन जिसमें एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद तुरंत अगले इंस्ट्रक्शन को पाइपलाइन में आ जाता है। लाइक ये S1 है तो ये एग्जीक्यूट होगा तो S2 होने लगेगा, फिर S3, S4, तो इससे CPU एग्जीक्यूशन की स्पीड इंक्रीज होती है और थ्रू आउट इम्प्रूव होता है, ठीक है। इसके स्टेजेस क्या होते हैं कि पहले तो इन्फॉर्मेशन फैच होगी, फिर डिकोड होगी, फिर एग्जीक्यूट होगी, फिर मेमोरी को एक्सेस होगी, ठीक है। पहले तो फैच होती है, फिर डिकोड होती है, फिर एग्जीक्यूट होती है, फिर अगर इंस्ट्रक्शन में मेमोरी एक्सेस चाहिए तो मेमोरी से रीड राइट होता है, नहीं तो फिर रिजल्ट को रजिस्टर में स्टोर किया जाता है, ठीक है। इसके फीचर्स क्या होते हैं कि द पाइपलाइन रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटेशन ईच स्टेट इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट सेगमेंट, ये तो ठीक है, और फाइनल रिजल्ट हमारा स्टोर हो जाता है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक। ये हमारे स्पेस टाइम डायग्राम है, इसमें शो करते हैं हम कि स्पेस और टाइम की, जैसे लाइक यहाँ पे लिख रहा है कि सेट ऑफ नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितना है हमारे और नंबर ऑफ टेस्ट क्या है, मतलब ये न्यूमेरिकल पार्ट में आ गया ना, तो इसको हम कवर कर लेंगे उसमें। वैसे इसमें कुछ है नहीं, स्पीड अप रेशियो तो है 4 और 6 दे रखा है, तो 4 × 6 अपॉन 4 + 5, ठीक है। फिर आपका दो ये होता है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, क्या होती है, कुछ टाइप्स की होती है, मतलब पाइपलाइन। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन क्या होती है हमारी, सीपीयू इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइड करता है और पैरेलल एग्जीक्यूशन अलो करता है। इसका एग्जांपल लाइक होता है रिस्क प्रोसेसर, ठीक है। एन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन रीड्स कॉन्जिक्यूटिव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी व्हाइल प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो अब बारी है आपकी यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 में हमें क्या पढ़ना है, मेमोरी एंड मेमोरी हायरार्की के बारे में। तो ऊपर जो हमने अभी पढ़ा था ना कि कैचे, ये सब जो मेमोरी हायरार्की होती है, तो उसको हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो पहली बात तो मेमोरी क्या होती है, तो मेमोरी क्या होती है, जैसे आपकी माइंड की मेमोरी है, तो मेमोरी एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे हमारे लिए मेमोरी होती है ना याददाश्त टाइप, ऐसी कंप्यूटर के लिए मेमोरी होती है जो उस मेमोरी में सारी चीज़ों को स्टोर करके रखता है, लाइक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, डाटा, ऑपरेंड्स, कैलकुलेशन, ठीक है। और मेमोरी होती है दो टाइप की, इंटरनल मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, मतलब ये मेन मेमोरी होती है जो सारी चीज़ों को स्टोर करती है। सेकेंडरी मेमोरी होती है आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी, मतलब जो वेरियस चीज़ों के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है, मेन मेमोरी ना हो के जो ऑक्सिलरी सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। अब इसकी मेमोरी हायरार्की डायग्राम देखें तो देखो पहले आता है रजिस्टर्स, जो हमने ऊपर पढ़ा था, जो फ्रीक्वेंट चीज़ों को टेम्परेरी स्टोर करता है। फिर है आपका कैचे मेमोरी, और फिर है आपका मेन मेमोरी, फिर है आपका सेकेंडरी मेमोरी, और ऊपर से नीचे जाओगे तो स्पीड हाई टू लो होगी और इधर स्टोरेज कैपेसिटी लो टू हाई जाएगी, ठीक है। फिर आपको इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करना है अच्छे से कि रजिस्टर्स आपके क्या होते हैं, मतलब रजिस्टर फास्टेस्ट होते हैं विद लो स्टोरेज एंड मोस्ट एक्सपेंसिव होते हैं। कैचे मेमोरी आपकी क्या करती है, मेन मेमोरी आपकी क्या करती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या करती है। मेन मेमोरी देखो क्या करती है, कैचे और रजिस्टर की तो आपको पता है कि कैचे मेमोरी एक्ट एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी, मतलब सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एक बफर का काम करता है जो डाटा स्टोर करता है, ठीक है। मेन मेमोरी क्या करती है, लार्ज एक्सेस टाइम इज ऑल्सो लार्ज, इट इज़ फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम सीपीयू, मतलब मेन मेमोरी आपकी एक मेमोरी की तरह होती है। जैसे कि आपके पास कोई डाटा आया तो जाके उसने मेन मेमोरी में स्टोर कर लिया, ठीक है। अब अगर ऐसा है कि आपको कुछ इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है, कुछ इंस्ट्रक्शन आपको अलग स्टोर करनी है, तो मतलब जो मेन इंस्ट्रक्शन है वो आपकी मेन मेमोरी में चली जाएगी और बाकी आपकी सेकेंड मेमोरी में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो फिर आपका सीपीयू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद मेन मेमोरी ऑल्सो विया कैचे मेमोरी, सीपीयू कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद ऑक्सिलरी मेमोरी। और आपकी जो सीपीयू है ना वो मेन मेमोरी के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, वही जो सेकेंडरी होती है उसके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता है,
ठीक है, बात करते हैं इसके मतलब जो ऊपर आपका हायरार्की डायग्राम है उसी को इसने नीचे ब्लॉक डायग्राम के थ्रू शो कर रखा है कि सीपीयू रजिस्टर, फिर कैचे मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, फिर ऑक्सिलरी मेमोरी। अब आपके होते हैं सेमीकंडक्टर रैम। रैम क्या होता है आपका? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो रैम जो होता है आपका वोलेटाइल होता है, आपको पता है। ठीक है, मतलब कि वो जब तक स्टोर करता है जब तक आप रीड कर रहे हो, राइट कर रहे हो उसको। ठीक है, तो सेकेंडरी रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है? इट्स अ फॉर्म ऑफ डाटा स्टोरेज विच स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टू इंक्रीज द जनरल स्पीड ऑफ सिस्टम। ठीक है, दो टाइप के होते हैं आपके, डी रैम और एस रैम। तो डी रैम क्या होता है आपका? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक से आप क्या समझते हो? मतलब जो चेंज होता रहता है ना, और स्टैटिक से जो स्टैटिक रहता है। तो डायनेमिक जो होता है आपका डी रैम जो होता है वो यूज़ करता है कैपेसिटर टू स्टोर ईच बिट ऑफ डाटा। तो इसमें ये कैपेसिटर को यूज़ करता है। और डी रैम आपका विच इज़ यूज फॉर इक्विपमेंट इंक्लूडिंग पर्सनल कंप्यूटर वेयर इट फॉर्म्स मेन रैम ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड इग्नोर करना बच्चों। ओके, अब है स्टैटिक रैम एक्सेस मेमोरी। इसमें क्या होता है? ये वोलेटाइल इन नेचर होती है, मैं बता दिया। ठीक है, तो देखो डी रैम में हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं टू स्टोर ईच बिट। ठीक है, और स्टैटिक में हम यूज़ नहीं करते हैं इसको आप और अच्छे से समझना चाहो तो रुको एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। देखो डी रैम वोलेटाइल होता है, ठीक है, और ये कैपेसिटर, देखो डिफरेंस बता रही हूँ मैं। डी रैम हमारा कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का यूज़ करता है। ठीक है, और पावर सप्लाई बंद होने पर भी पावर सप्लाई बंद होने पर डाटा ख़त्म हो जाता है। वोलेटाइल होता है ना, ऐसे ही आपका एस रैम होता है, लेकिन ये क्या करता है आपका? ये फ्लिप फ्लॉप सर्किट का यूज़ करता है। मेन डिफरेंस जो है दोनों में, ये आपका यूज़ करता है कैपेसिटर का और ये करता है आपका फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है, और जो डी रैम होती है आपकी स्लोअर होती है एस रैम से, याद रखना, और ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है। ओके, तो ये आपका एस रैम डी रैम हो गया। अब आता है आपका, और आपको और डिफरेंस देखना तो आप और डिफरेंस भी देख सकते हो, लाइक स्टोरेज कैपेसिटी डी रैम की ज़्यादा होती है, एस रैम की स्मॉल होती है। कॉस्ट डी रैम हमारा चीपर होता है, ठीक है, और एस रैम हमारा एक्सपेंसिव होता है। और मेन डिफरेंस तो वही है कि डी रैम आपका कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करता है, वाइल एस रैम आपका फ्लिप फ्लॉप सर्किट का यूज़ करता है। और दोनों आपके रैम के टाइप हैं और दोनों वोलेटाइल होंगे। ठीक है, बस जो आपका डी रैम है वो मेन मेमोरी में यूज़ होता है, लाइक, एंड एस रैम जो होता है आपका स्टैटिक रैम वो कैचे मेमोरी रजिस्टर में यूज़ होता है। ठीक है, अब देखते हैं आपका अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बार बार पूछ लेते हैं, इट्स इम्पोर्टेंट, तो आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना है। क्या? 2D एंड 2.5D रैम। तो देखो 2D एंड 2.5D रैम क्या होता है? पहले 2D रैम देखते हैं। तो 2D रैम क्या होता है? ये 2D रैम एक ट्रेडिशनल मेमोरी आर्किटेक्चर है जिसमें मेमोरी सेल्स को एक फ्लैट मतलब प्लेनर लेआउट में अरेंज करते हैं। ठीक है, फ्लैट प्लेनर लेआउट। ये सिंगल लेयर होती है जिसमें मेमोरी सेल्स एक चिप के सरफेस पर हॉरिजॉन्टली प्लेस की जाती हैं। ठीक है, मतलब ये ट्रेडिशनल मेमोरी आर्किटेक्चर है जिसमें मेमोरी एक फ्लैट प्लेनर लेआउट में अरेंज किया जाता है। ठीक है, और सिंगल लेयर होती है जिसमें मेमोरी सेल्स को एक चिप के सरफेस पर किया जाता है। ठीक है, अब प्लेनर होती है और चीपर मैन्युफैक्चरिंग भी होती है इसकी। लाइक यहाँ पे लिख रहा है कि 2D रैम हार्डवेयर इज़ फिक्स्ड, इट रिक्वायर्स मोर नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स। ठीक है, जब हम डिफरेंस समझेंगे वो उसमें आ जाएगा ये सब। तो अब ऐसे देखते हैं, ये इसका डायग्राम है। ठीक है, लाइक ये रहा ना प्लेनर में, और 2.5D क्या होता है? 2.5 इसका इम्प्रूव्ड वर्जन है जो मेमोरी परफॉर्मेंस और बैंडविड्थ को एक्सेस करता है। ठीक है, ये एक इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी है जो 2D और 3D मेमोरी के बीच में है। इसमें मल्टीपल मेमोरी चिप्स एक सिलिकॉन इंटरपोजर बेस लेयर के ऊपर माउंट की जाती हैं। ठीक है, ये रहा जिसमें मल्टीपल मेमोरी चिप एक सिंगल बेस लेयर के ऊपर माउंट की जा रही हैं। तो इसमें अगर देखो, इसमें अगर डिफरेंस आता है, पहली बात तो आपको 2D पता लग गया क्या होता है, ठीक है, और 2.5D पता लग गया। फिर आपको करना क्या है? फिर आपको ये दोनों डायग्राम्स बनाने हैं। ठीक है, लाइक इधर से जा रहे हैं, डिकोड हो रहे हैं, डिकोड से सिग्नल फिर यहाँ पे जाके मैप हो रहे हैं। ऐसे ही इसमें
2.5D में इधर से 3 to 8 डिकोडर से सिग्नल जा रहे हैं और एक बेस लेयर पे माउंट हो रही है मेमोरी चिप। ठीक है, अब अगर आपको देखना हो कि इन दोनों में डिफरेंस, तो देखो 2D तो हमारा प्लेनर है और 2.5D मल्टीपल मेमोरी लेयर्स को इम्पोज कर रहा है। ठीक है, और 2D हमारा स्लोअर है वाइल 2.5D हमारा फास्टर है, जब तो हमने यूज़ किया उसको। ठीक है, 2D हमारा बैंडविड्थ हमारे 2D की लोअर है और 2.5D की हमारी बैंडविड्थ हाई है। पावर कंजप्शन 2D ज़्यादा करता है और 2.5D लेस करता है, और 2D हमारा चीपर है वाइल 2.5D एक्सपेंसिव है। वो ज़्यादा अच्छा है तो एक्सपेंसिव तो हो गई। ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंसेस हैं। ठीक, अब है आपका टाइप्स ऑफ रोम। तो रोम क्या है आपका, रीड ओनली मेमोरी, और ये नॉन वोलेटाइल है, मतलब मेमोरी लॉस नहीं होती है। ठीक है, ये आपका 3 टाइप का होता है, पी रोम, ई रोम, पी रोम। देखो पी रोम क्या होता है, ये है वन टाइम प्रोग्रामेबल, मतलब एक बार बन गया फिर उसको हम इरेज नहीं कर सकते। ठीक है, वन टाइम प्रोग्रामेबल होता है, मतलब एक बार बन गया इरेज नहीं कर सकते। आप अगर पी रोम याद कर लो ना, आपको बाकी दो तो अपने आप ही याद आ जाएंगे। जैसे ई पी रोम क्या होता है, इरेजेबल, और ई क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, मतलब ई रोम इसे इरेज नहीं कर सकते, वन टाइम प्रोग्रामेबल है। भाई ई रोम क्या है, ये मल्टी टाइम प्रोग्रामेबल है, मतलब वंस प्रोग्राम यूजर कैन चेंज और इरेज यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेज। इसमें अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़ करके हम उसको इरेज कर सकते हैं और रीप्रोग्राम कर सकते हैं। वाइल इस वाले में ई मतलब इलेक्ट्रिकल, तो इसमें अल्ट्रावायलेट का यूज़ नहीं करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज़ करके हम उसको इरेज कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप के रोम थे। अब फ्लैश मेमोरी इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू, मतलब ये ई पी रोम से ही सिमिलर है, बस क्या है कि ये इसमें ए विथ लेवल ऑफ इरेजिंग एंड रीराइटिंग डाटा इज़ पॉसिबल विच मेक्स इट वेरी फास्ट। ठीक है, तो बस इतना सा डिफरेंस है इसमें ई पी रोम से सेपरेटली। ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल्स हम अगली वीडियो में कवर करेंगे जो आपकी आएगी, और बाकी चीज़ें देखते हैं। फिर आपका आता है इसमें कैचे मेमोरी। ठीक है, कैचे मेमोरी क्या होती है आपकी, कैचे मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी होती है जो प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच का गैप फिल करती है। ठीक है, CPU कैचे फ्रीक्वेंटली यूज डाटा को स्टोर करता है ताकि फास्ट एक्सेस माइल और प्रोसेसिंग स्पीड इम्प्रूव हो। ठीक है, मतलब कि ये स्मॉल साइज्ड टाइप ऑफ वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी है, स्टोरेज एंड रिटर्न्स डाटा ओनली अंटिल अ कंप्यूटर इज पावर्ड अप। ठीक है, और ये प्रोवाइड करता है हाई स्पीड डाटा एक्सेस टू अ प्रोसेसर। ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। ठीक है, इसकी आप हिट रेशियो कैसे निकाल सकते हो, हिट रेशियो इज इक्वल टू हिट्स अपॉन हिट्स प्लस मिस। ठीक है, इसकी कुछ मेमोरी मैपिंग भी होती हैं, इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे डीप में कि कैसे होती है। डायरेक्ट मैपिंग होती है आपकी एसोसिएटिव और सेट एसोसिएटिव। उससे पहले आपको कैचे मेमोरी समझ आ गया कि एक हाई स्पीड मेमोरी होती है जो प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच का गैप फिल करती है ना, CPU के और मेन मेमोरी के। और CPU कैचे फ्रीक्वेंटली यूज डाटा को स्टोर करता है ताकि फास्ट एक्सेस हो। ठीक है, फिर आपके आते हैं ठीक है, ये सब खत्म हो गया। अब आपका आता है कि टाइप्स ऑफ, है ना, टाइप्स में हम पढ़ते हैं। पहला है हमारा डायरेक्ट मेमोरी, डायरेक्ट मैपिंग। फिर हमारा पहला है डायरेक्ट मैपिंग। तो डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है हमारा, ये एक सिंपल और फास्ट टेक्निक है जिसमें हर मेमोरी ब्लॉक एक स्पेसिफिक कैचे ब्लॉक में स्टोर होता है। ठीक है, मतलब कि इन दिस मैपिंग मेन मेमोरी ब्लॉक्स आर कॉपीड टू अ फिक्स्ड ब्लॉक ऑफ कैचे मेमोरी। क्या होता है इसमें, सिंपल और फास्ट टेक्निक है जिसमें हर मेन मेमोरी ब्लॉक एक स्पेसिफिक कैचे ब्लॉक में स्टोर होता है। लाइक फॉर्मूला होता है ना आपका, लाइक कैचे ब्लॉक नंबर इज इक्वल टू मेमोरी ब्लॉक नंबर मोड टोटल कैचे ब्लॉक, इस टाइप के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, वो हम जब न्यूमेरिकल करेंगे हम देख ही लेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 मेमोरी ब्लॉक हैं और 4 हमारे टोटल कैचे ब्लॉक्स हैं, तो आपके कैचे ब्लॉक नंबर क्या आ जाएगा, 5 mod 4 1 आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। लाइक इसमें देखो कैचे मेमोरी, इसमें कुछ ब्लॉक नंबर दे रखे हैं और ये इधर से आ रहे हैं मेन मेमोरी से। ठीक है, तो मैपिंग हो रही है एक तरीके से, डायरेक्ट मैपिंग हो रही है, मतलब मेन मेमोरी ब्लॉक्स आर कॉपीड टू फिक्स्ड ब्लॉक ऑफ कैचे ब्लॉक, डायरेक्टली फिक्स्ड कैचे ब्लॉक्स में आ रहे हैं। ये रहा वो वाला, देखो कैचे ब्लॉक नंबर इज इक्वल टू मेन मेमोरी मोड C। ठीक है, ये इसके बेस्ड ऊपर न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स हम अगली वीडियो में कवर कर ही लेंगे। ठीक है, फिर आपके तीनों टाइप यही समझ लेते हैं।
अब आते हैं कि आपका एसोसिएटिव मैपिंग क्या होता है। तो एसोसिएटिव मैपिंग में क्या होता है, लाइक आपका जो था डायरेक्ट में उसमें तो एक फिक्स नंबर ब्लॉक में मैपिंग होती है, लेकिन जो एसोसिएटिव होता है उसमें कोई भी मैपिंग नहीं होती, मतलब मेमोरी का कोई भी ब्लॉक कैचे के किसी भी ब्लॉक में स्टोर हो जाता है। तो डाटा एक्सेस के लिए पैरेलल सर्च टैग कंपैरिजन यूज होती है, मतलब जैसे भी इसमें लिखा भी है कि मेन मेमोरी आर कॉपीड इनटू एनी नंबर ऑफ कैचे मेमोरी, लाइक ये देखो डायग्राम से देख सकते हो, मेन मेमोरी कैचे मेमोरी मतलब एनी नंबर ऑफ ब्लॉक मेमोरी, एनी नंबर ऑफ कैचे मेमोरी, ठीक है। फिर आपका आता है सेट एसोसिएटिव, ठीक है। सेट एसोसिएटिव क्या है, आपका कॉम्बिनेशन है डायरेक्ट मैपिंग का और एसोसिएटिव मैपिंग का, ठीक है। मतलब डायरेक्ट और फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग को हाइब्रिड वर्जन, कैचे मल्टीपल सेट्स में डिवाइड होती है और हर सेट के अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स स्टोर होते हैं। तो इसका सेट नंबर कैसे निकालते हैं हम, इसका सेट नंबर निकलता है ऐसे कि मेमोरी ब्लॉक नंबर मोड टोटल कैचे सेट, ठीक है। इनको हम कवर कर लेंगे न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो में, ओके। थ्योरी तो कंप्लीट कर लें पहले। तो इसमें क्या होता है आपका, अब मैंने तीनों पढ़ा दिए। तो डायरेक्ट मैपिंग हमारी फास्ट होती है, सिंपल इंडेक्सिंग होती है। फुल्ली एसोसिएटिव में क्या होती है, थोड़ी स्लो होती है क्योंकि टैग सर्च रिक्वायर होता है। और सेट एसोसिएटिव मैपिंग मतलब ठीक ठाक होती है क्योंकि उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, इंडेक्स और टैग सर्च, ओके। फिर आपके आते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी पे, ठीक है। तो ऑक्सिलरी मेमोरी आपकी क्या होती है, ऑक्सिलरी मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है जो लार्ज डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है, ठीक है। स्लो होती है कंपेयर टू रैम और कैचे, पर स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है इसकी, ठीक है। और डाटा को लॉन्ग टर्म स्टोर करने के लिए यूज़ होती है इवन आफ्टर पावर ऑफ, ठीक है। तो ऑक्सिलरी मेमोरी इज़ अ हायर कैपेसिटी एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल होती है, पावर चली जाए फिर भी स्टोर करेगी और लार्ज डाटा को स्टोर करती है, चीपर होती है रैम से कैचे से, और डाटा एक्सेस स्लो होता है इसमें थोड़ा क्योंकि सीपीयू को डाटा एक्सेस करने के लिए पहले रैम में लोड करना पड़ता है। और टाइप्स पे आते हैं तो इसके टाइप्स होते हैं मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लैश मेमोरी और ऑप्टिकल डिस्क। तो देखो मैग्नेटिक डिस्क में क्या होता है कि लाइक ये रे डाटा मैग्नेटिक प्लेटर्स पर स्टोर होता है, और फ्लॉपी डिस्क जैसे होता है ना पहले यूज होती थी, आज आउटडेटेड हो गई है। इसमें देखो मैग्नेटिक डिस्क में क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क प्रोवाइड अ लार्ज अमाउंट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज टू मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक है। इसमें जैसे ये चीज़ें इसकी डिफाइंड है, पर आपको इतना कुछ लिखने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक एक पार्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो कि प्लेटर क्या होता है, कि ये राउंड सरफेस जो होता है कनेक्टिंग मैग्नेटिक कोटिंग उसको प्लेटर बोलते हैं। ट्रैक मतलब ये सर्कुलर ऑन द डिस्क सरफेस कंटेनिंग डाटा। पर इन शॉर्ट अगर बताऊं तो मैग्नेटिक डिस्क ये होती है कि मतलब डिस्क टाइप होती हैं और ये जो डिस्क है ना इस पर डाटा स्टोर करती हैं, ठीक है। अब आपका जो है फिर है आपका मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप क्या होता है, ये देखो इसके पार्ट्स एक्सप्लेन्ड हैं, तो अगर आप पढ़ना चाहो तो इन्हें पढ़ सकते हो, वैसे ऐसा कंपलसरी नहीं है। अब मैग्नेटिक टेप क्या होती है, मैग्नेटिक टेप इज़ अ मीडियम फॉर मैग्नेटाइज रिकॉर्डिंग मेड ऑफ थिन, मतलब ये टेप की टाइप से होती हैं और उसमें डाटा को स्टोर करके रखती हैं। मैग्नेटाइजेबल कोटिंग ऑन अ लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक, मतलब फिल्म के ऊपर मैग्नेटाइजेबल कोटिंग होती है और वहाँ पे ये डाटा स्टोर करती है। तो इन दिस ओनली वन साइड ऑफ द रिबन इज यूज फॉर स्टोरिंग डाटा, एक ही साइड यूज होती है और इट यूजेस सिक्वेंशियल एसेस मेथड, ठीक है। डाटा रीड राइट ऑपरेशन इज स्लोअर बिकॉज ऑफ सिक्वेंशियल एसेस और मैग्नेटाइज टेप हैज स्टोरेज कैपेसिटी वेरिंग फ्रॉम 100 MB to 200 GB, ठीक है। एडवांटेजेस इसकी पढ़नी है आपको कि इनएक्सपेंसिव होती है, प्रोवाइड्स बैकअप्स, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर कॉपिंग डाटा, रीयूजेबल होती है। 2-3 डिसएडवांटेजेस देख लेना, लाइक इट प्रोवाइड सिक्वेंशियल एसेस, तो मतलब कि डायरेक्टली एसेस नहीं कर सकते, और रिक्वायर्ड केयरिंग फॉर स्टोरेज। ऐसी आपका होता है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है देख लेते हैं। इट्स एन इल्यूजन टू यूज़र डेट ही, मतलब वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, वर्चुअली मतलब यूज़र को लगता है मेरे पास मेमोरी है और वो डाटा को स्टोर करता रहता है, पर इन रियल वो वर्चुअल मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाती है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी होती है मतलब आपकी एक्सेस मेमोरी जो आप यूज़ कर रहे हो, लाइक नकली मेमोरी टाइप, ठीक है।
तो क्या लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है, इट गिव्स एन इल्यूजन टू द यूजर दैट ही हैज सफिशिएंट मेमोरी टू एग्जीक्यूट एनी एप्लीकेशन ऑफ एनी साइज। तो एक टेक्निक है जो रैम के लिमिट को एक्सटेंड करने के लिए यूज़ होती है। जब रैम फुल हो जाती है ना, तब सेकेंडरी स्टोरेज के पार्ट को टेम्परेरी रैम की तरह यूज़ करते हैं। इस टेक्निक की मदद से सिस्टम से ज़्यादा प्रोग्राम एक साथ रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया इधर वर्चुअल मेमोरी भी। और ये आपके दो टाइप से हो सकती है वर्चुअल मेमोरी, यूजिंग पेजिंग एंड यूजिंग सेगमेंटेड पेजिंग। तो इसको भी देख लेते हैं हम, यूजिंग पेजिंग एंड सेगमेंटेड पेजिंग। तो देखो पेजिंग क्या होती है, इन पेज में क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी डिवाइड हो जाती है आपकी इक्वल साइज ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, और इक्वल साइज ऑफ ग्रुप को हम बोलते हैं पेजेस। पेजिंग में प्रोसेस को फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है और मेमोरी भी फिक्स साइज ब्लॉक, मतलब देखो फिक्स साइज ब्लॉक पेजेस बोलते हैं और मेमोरी के फिक्स साइज ब्लॉक को हम फ्रेम्स में बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस को एक पार्ट किसी भी फ्री फ्रेम में फिट हो सकता है, चाहे वो अलग अलग हो। मतलब पेजेस में इन शॉर्ट ये होता है कि वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, लाइक ये पेजेस है। ठीक है, ये इधर इसमें डिवाइडेड है। ठीक है, मतलब फिक्स साइज ब्लॉक होते हैं पेजेस एंड फ्रेम। लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में मैप किया जाता है, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में मैप किया जाता है। ठीक है, मेमोरी फ्रेगमेंटेशन रिड्यूस होती है और प्रोसेस को डिफरेंट पेजेस अलग अलग फिजिकल मेमोरी लोकेशन पर स्टोर हो सकते हैं। एग्जाम्पल लाइक सपोज करो तुम्हारे पास एक प्रोसेस है 10 KB का। ठीक है, और पेजेस साइज तुम्हारे पास 2 KB है, तो प्रोसेस कितने पेजेस में स्टोर करोगे, 10 KB डिवाइड बाई 2 KB है ना। साइज आपके पास 10 है और पेजेस साइज आपके पास 2 है, तो 5 पेजेस में डिवाइड हो जाएंगे ना। तो ये 5 पेजेस फिजिकल मेमोरी को किसी भी अवेलेबल 5 फ्रेम में स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका पेजिंग हो गया। अब ऐसे ही इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करना उनको अच्छे से देखना, वो वाली वीडियो जो आएगी अगली। थ्योरी तो यहाँ से पढ़ लोगे आप सारी, न्यूमेरिकल वहाँ से कवर हो जाएंगे, बस बल्ले बल्ले फिर आपकी। ठीक है, सेगमेंटेशन में क्या होता है, सेगमेंटेशन लाइक पेजिंग में भी ऐसी होता है, इधर ऑफसेट पेज नंबर होता है, इधर वर्ड नंबर होता है। ऐसे ही सेगमेंटेशन में होता है, सेगमेंट नंबर, पेज नंबर, वर्ड नंबर कवर हो जाएगा आपका उस वीडियो में, कोई चिंता की बात नहीं है। तो वो सेगमेंटेशन में प्रोसेस को लॉजिकल सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ईच सेगमेंट्स, एक सेगमेंट का अपना मीनिंग होता है, जैसे कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट साइज फिक्स नहीं होती है, बल्कि प्रोसेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। जैसे यहाँ लिखा भी है, द वर्चुअल मेमोरी इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू पेजेस, पेजेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू वर्ड सेगमेंट्स। ठीक है, तो सेगमेंट्स कैन बी सबरूटीन एरे ऑफ अ डाटा और सिंबल स्टैक। ईच सेगमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पेजेस, ईच पेजेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं जैसे ऊपर बोला गया है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं, लाइक सपोज एक प्रोग्राम में 3 सेगमेंट है। ठीक है, कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट। तो ये सेगमेंट्स डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पर स्टोर हो सकते हैं जहाँ स्पेस अवेलेबल हो। ठीक है, इसके भी डायग्राम थोड़ा ब्लर है, तो डायग्राम की वाली वीडियो में देख लेना इसको। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स की तो वीडियो आएगी। तो फिर अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम अपनी यूनिट 5। ठीक है, तो यूनिट 5 में हमारा क्या है, यूनिट 5 में हमारा पहला टॉपिक है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि पहले तो हम क्या कर रहे थे कि इनपुट आउटपुट ले रहे थे और CPU का यूज़ करके मेन मेमोरी से उसको एक्सेस करवा रहे थे। पर इसमें क्या है, हम बिना CPU के हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, जिससे हमारी स्पीड फास्ट होती है। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है, DMA allows input output device to transfer data directly to main memory without the intervention of CPU। ठीक है, बिना CPU के डायरेक्टली मेन मेमोरी को एक्सेस करना इसकी स्पीड बढ़ाता है। तो सिंपली यहाँ पे CPU बाईपास हो जाता है, मतलब जो मेन पहले डायग्राम था वो ये था, पर इसमें सिंपली डायरेक्टली मेमोरी एक्सेस हो सकती है। तो CPU बाईपास हो रहा है, बस सिंपल सा। ठीक है, DMA इज यूज टू ट्रांसफर लार्ज ब्लॉक ऑफ डाटा एट हाई स्पीड। ठीक है, और बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेन मेमोरी, ये फास्ट स्पीड पे डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। और DMA इंक्रीजेज द डाटा ट्रांसफ़र रेशियो तो बढ़ा ही देगा जब वो ज़्यादा कर रहा है। तो इन शॉर्ट DMA एक टेक्निक है जो CPU के बिना डायरेक्टली मेमोरी को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती है।
ठीक है। सीपीयू को बार बार डाटा ट्रांसफर में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं होती है, जो सिस्टम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। और डीएमए कंट्रोलर एक स्पेशल हार्डवेयर होता है जो ये प्रोसेस को हैंडल करता है। ठीक है। अब मेन मेमोरी में इसे कैसे डिवाइडेड है, लाइक ये ब्लॉक डायग्राम है इसका कि सीपीयू इधर आ गया, मेन मेमोरी डीएमए कंट्रोलर और फर्दर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मतलब बीच में डीएमए कंट्रोलर आ रहा है जो कि इधर से इनपुट लेगा, फिर सीपीयू से लेगा और सीपीयू से लेके फिर मेन मेमोरी में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देगा। अब इसकी फंक्शनिंग देखें तो ये कैसे काम करता है कि देखो, सीपीयू एक डीएमए रिक्वेस्ट भेजता है इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए, ठीक है, और फिर डीएमए कंट्रोलर सीपीयू से बस को कंट्रोल लेता है। देखो इसके डीपीयू में वर्किंग समझें तो इसकी वर्किंग कैसे होती है। इधर देखो, लेट द डीएमए इज एन इनपुट आउटपुट टेक्निक दैट प्रोवाइड्स द डायरेक्ट एक्सेस द मेमोरी व्हाइल सीपीयू गिव्स यू द कंट्रोल टेम्परेरीली। ये छोड़ो, हम अपने उससे पढ़ते हैं। देखो वर्किंग कैसे होती है इसकी वो समझते हैं। देखो सीपीयू पहला स्टेप क्या होता है, इनपुट आउटपुट नीड्स टू ट्रांसफर डाटा टू द मेन मेमोरी। ठीक है, तो क्या हुआ, सीपीयू डीएमए रिक्वेस्ट सेंड करेगा। जब कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क नेटवर्क मेमोरी में डाटा ट्रांसफ़र करना चाहती है तो सीपीयू एक रिक्वेस्ट सेंड करता है डीएमए कंट्रोलर को। ठीक है, तो फिर क्या करेगा, डीएमए कंट्रोलर सीपीयू से कंट्रोल ले लेता है और मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच डायरेक्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देता है। जब फिर सीपीयू उसको रिक्वेस्ट भेजेगा तो डीएमए क्या कर लेगा, उसको ऐसे कंट्रोल ले लेगा और डायरेक्टली बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देगा और सीपीयू इस टाइम पर आइडल हो जाता है और दूसरे टास्क एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, फिर डीएमए कंट्रोलर मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच डाटा ट्रांसफ़र करता है बिना सीपीयू के इंटरफेरेंस के। ठीक है, ये बर्स्ट मोड, साइकिल, स्टीलिंग मोड या ट्रांसपेरेंट मोड में हो सकता है। ठीक है, और जब पूरा डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है तो डीएमए कंट्रोलर एक इंटरप्ट सिग्नल भेजता है सीपीयू को और सीपीयू वापस कंट्रोल ले लेता है और अगले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है हार्ड डिस्क से रैम में डाटा ट्रांसफ़र यूजिंग डीएमए, तो क्या करेगा, सीपीयू जाएगा डीएमए कंट्रोलर पर। ठीक है, फिर वो जाएगा रैम पर और सीपीयू रिक्वेस्ट भेजता है डीएमए कंट्रोलर को हार्ड डिस्क में कि हार्ड डिस्क से रैम में डाटा ट्रांसफ़र करो। ठीक है, तो डीएमए कंट्रोलर हार्ड डिस्क से डाटा फैच करता है और रैम में स्टोर करता है। फिर सीपीयू फ्री होता है और दूसरे काम करता है। जब डाटा ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाता है तो डीएमए एक इंटरप्ट भेजता है सीपीयू को, तो फिर क्या हो जाता है, डाटा फास्ट ट्रांसफ़र होता है और सीपीयू फ्री भी रहता है और सिस्टम परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, और इसके जो फंक्शन है, फंक्शन समझें तो फंक्शनिंग इसकी होती है कि सीपीयू डीएमए कंट्रोलर को रिक्वेस्ट करता है, वही सब है कि डीएमए कंट्रोलर सीपीयू से कंट्रोल ले लेता है और डीएमए कंट्रोलर डाटा ट्रांसफ़र स्टार्ट कर देता है, डाटा ट्रांसफ़र कंप्लीट होता है। ठीक है, वही सब इसमें लिखा है। दिस होल फंक्शनिंग इज़ डन बाय चिप कॉल्ड डीएमए, वही सब इसका। तो आपको अगर डीएमए आता है तो डीएमए में तो पहले तो आपको ये डायग्राम बनाना है, फिर आपको ये 2-3 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, फिर आप ये बना देना, फिर आप इसकी वर्किंग लिख देना। ठीक है, वर्किंग लिखने के बाद फंक्शन लिख देना। फंक्शन वही है आपके कि डाटा ट्रांसफ़र करता है, सीपीयू फ्री रहता है। ठीक है, वही सब फंक्शन को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। बस डीएमए का तो आपका यही था। अब आपका आता है डाटा ट्रांसफ़र। तो डाटा ट्रांसफ़र आपका 2 टाइप से हो सकता है, पैरेलल और सीरियल। ठीक है, तो पहले हम सीरियल देखते हैं। तो सीरियल में क्या होता है, सीरियल में आपका ईच बिट इन दिस मैसेज इज सेंट इन सीक्वेंस 1 एट अ टाइम। ठीक है, सीरियल में एक टाइम पे भेजी जाती है, मतलब सीरियल डाटा ट्रांसफ़र में डाटा एक बिट करके ट्रांसफ़र होता है, बिट बाय बिट। इसमें सिर्फ एक डाटा लाइन यूज़ होती है और इस वजह से ये स्लो भी होता है। ठीक है, बट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बेस्ट होता है। मतलब कि इसके फीचर क्या हो जाएंगे फिर कि एक ही डाटा लाइन का यूज़ करना और डाटा एक बिट करके भेज रहा है और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट है, स्पीड कम होती है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल यूएसबी, ब्लूटूथ, ईथरनेट। ओके, फिर इसमें 2 टाइप होती है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस एसिंक्रोनस से आप क्या समझोगे, जो आपने पहले भी पढ़ा है। सिंक्रोनस मतलब कि वो शेयर
कॉमन क्लॉक को शेयर करेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से ही काम करेंगे। तो डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज सिंक्रोनाइज्ड विद द सेम क्लॉक। तो एक टाइम के हिसाब से वो सेंडिंग और रिसीविंग करेंगे और यूज्ड बिटवीन डिवाइसेस डेट मतलब जिनको स्पीड चाहिए होती है, ठीक है। और एसिंक्रोनस में क्या होगा, मतलब वो इंडिपेंडेंट होंगे कि ईच हैव इट्स ओन क्लॉक, प्राइवेट क्लॉक। डाटा ट्रांसफर बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज नॉट सिंक्रोनाइज विद सेम क्लॉक, मतलब एक सेम कॉमन क्लॉक को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो डाटा टू नो कॉमन एल्स इट इज़ इकोनॉमिकल बट स्लो, ठीक है, मतलब स्लो होगा क्योंकि कॉमन क्लॉक को फॉलो नहीं कर रहा, अपने मर्जी का इंसान है, तो फिर स्लो होगा उसका, और ये थोड़ा फास्ट होगा आपका, ठीक है, फास्ट बट कॉस्टली, ठीक है। अब पैरेलल वाला समझते हैं। पैरेलल वाले में क्या होता है, पैरेलल डाटा ट्रांसफ़र में एक साथ मल्टीपल बिट्स ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। इसमें मल्टीपल डाटा लाइंस होती हैं, ठीक है, मल्टीपल डाटा लाइंस आप देख ही सकते हो, और जो डाटा को एक साथ भेजती हैं, इस वजह से फास्ट होता है, ठीक है। मल्टीपल डाटा लाइंस का यूज़ होता है और डाटा फास्ट ट्रांसफ़र होता है। शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट है ये। एक्सपेंसिव होता है क्योंकि ज़्यादा वायर्स की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल्स जैसे कंप्यूटर के अंदर डाटा ट्रांसफ़र होता है तो प्रोसेसर टू रैम, HDD टू रैम, इंटरनल बस सिस्टम हो गया आपका, प्रिंटर के पुराने पैरेलल पोर्ट्स हो गए, ठीक है। और बाकी ये लिख भी रहा है यहाँ, आप इसको रीड भी कर सकते हो। बाकी इसका ओवरव्यू तो इतना ही था, ठीक है। फिर आपका होते हैं इंटरप्ट। तो इंटरप्ट क्या होते हैं आपके, इंटरप्ट होते हैं आपके आर हाईली प्रायोरिटी माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस। रुको देखते हैं इसको। तो इसमें मतलब जैसे आप, वही मैंने जो ऊपर समझाया था आपको कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ आ गई जिससे हमें दिक्कत हो रही है, मतलब वो एक सिग्नल होता है जो CPU को नोटिफाई करता है कि कोई अर्जेंट टास्क परफॉर्म करना है। जब इंटरप्ट आता है तो CPU अपना करंट काम रोककर इंटरप्ट को रिस्पॉन्स करता है, फिर वापस नॉर्मल एग्जीक्यूशन पे आता है, ठीक है। तो इंटरप्ट सिस्टम का यूज़ हाई प्रायोरिटी टास्क को हैंडल करने के लिए होता है। अब ये दो टाइप के होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होता है, हार्डवेयर इंटरप्ट वो रेज्ड बाय और क्रिएटेड बाय हार्डवेयर डिवाइसेस, मतलब कि हार्डवेयर इंटरप्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक CPU की, मतलब CPU नहीं सॉरी, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर से आता है, ठीक है। जब एक एक्सटर्नल डिवाइस CPU का अटेंशन मांगता है तो एक इंटरप्ट जनरेट होता है, ठीक है। तो कीबोर्ड इंटरप्ट लाइक जैसे जब आप कोई की प्रेस करते हो तो CPU को सिग्नल मिलता है। अब ऐसे होता है आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होते हैं आपके, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट एक प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन द्वारा जनरेट होता है, ठीक है, क्रिएटेड बाय सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन। और ये CPU को फोर्स करता है कि वो कोई स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म करे। एग्जांपल सिस्टम कॉल, जब एक प्रोग्राम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में मेमोरी एक्सेस को रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। डिवाइड बाय ज़ीरो, जब CPU एक नंबर को 0 से डिवाइड करने की कोशिश करता है, तो ये सब उसमें हो जाता है। और जो आपका सॉफ्टवेयर मतलब कैटेगरीज होती है ना इंटरप्ट की, हार्डवेयर वाली, वो आपके दो टाइप की होती हैं। इन्हें चलो पहले ये तो कवर कर लें। तो इसमें ये एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। तो ये इंटरनली जनरेटेड होता है, अराइजेस फ्रॉम यूज़ ऑफ मतलब इलीगल डाटा, लाइक 5/2 कर दिया या स्टैक ओवरफ्लो कर दिया, ठीक है, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। अब आपका इसमें ये फर्दर डिवाइडेड है, इनपुट आउटपुट इंटरप्ट, पावर फेलियर, हार्डवेयर एरर, ठीक है, ये सब तो कवर हो गया। तो हार्डवेयर मतलब एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से, और सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर जो चीज़ें हैं उसकी वजह से जो हो रहा है। अब आते हैं आपके हार्डवेयर इंटरप्ट में। तो ये आपके दो टाइप के होते हैं, मास्केबल और नॉन मास्केबल। तो मास्केबल क्या होते हैं, द मास्केबल इंटरप्ट्स आर द इंटरप्ट्स विच कैन बी डिलेड, ठीक है, मतलब कि वो डिले कर सकते हैं हमको उनकी, वाइल नॉन मास्केबल जिनको हम डिले नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो मास्केबल क्या होंगे, ये इंटरप्ट इग्नोर किए जा सकते हैं अगर ज़रूरी काम चल रहा हो तो, लाइक टाइमर इंटरप्ट, इनपुट आउटपुट इंटरप्ट। और नॉन मास्केबल इंटरप्ट क्या होते हैं, ये डिसेबल नहीं किए जा सकते, ये हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट होते हैं, जो पावर फेलियर, जैसे कि पावर फेलियर इंटरप्ट, ठीक है। तो इंटरप्ट हैंडलिंग प्रोसेस होते हैं कि मतलब CPU नॉर्मल एग्जीक्यूशन करता है, इंटरप्ट जनरेट होता है, तो CPU अपना काम टेम्परेली स्टोर कर, मतलब जैसे इंटरप्ट आता है तो होता क्या है, तो इंटरप्ट आता है तो CPU अपना काम स्टॉप कर देता है थोड़ी देर के लिए, फिर इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए
चीज़ों का यूज़ करता है, लाइक ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ठीक है, ऐसे। अब आपका जो है मतलब कि ये भी पूछ सकते हैं इंटरप्ट और पोलिंग में डिफरेंस क्या है। तो देखो, इंटरप्ट हमारा ऑटोमेटिक सिग्नल देता है बाय डिवाइस, ऑटोमेटिक सिग्नल आता है बाय डिवाइस की इंटरप्ट आया है कुछ, ठीक है। पोलिंग में क्या होता है, CPU मैनुअली चेक करता है, ठीक है। इंटरप्ट हमारा एफिशिएंट होता है, पोलिंग हमारा इनएफिशिएंट होता है, और इंटरप्ट हमारा फास्ट होता है और पोलिंग हमारा स्लो होता है, ठीक है। फिर हमारा एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र। तो एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र क्या होता है, 2 यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट एंड दोज 2 यूनिट्स हैव देयर ओन क्लॉक। वही चीज़ है जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं। इट इज़ व्हेन यू स्पीड ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस डू नॉट मैच विद द प्रोसेस, ठीक है। अब आपका है मेथड्स ऑफ डाटा ट्रांसफ़र। मेथड्स ऑफ डाटा ट्रांसफ़र आपके 2 टाइप के होते हैं। देखो, ये आपका स्ट्रोब और हैंडशेकिंग। देखो, ए स्ट्रोब पल्स इज सप्लाइड बाय वन ऑफ द यूनिट टू इंडिकेट टू द, मतलब ये ऐसा होता है कि इधर से आपने स्ट्रोब मतलब सिग्नल भेज दिया, डाटा भेज दिया, ठीक है। उधर रिसीव हुआ नहीं हुआ हमें नहीं पता लगेगा, ठीक है। वाइल हैंडशेकिंग में क्या होगा कि ये 2 वे कम्युनिकेशन है, कि इधर आपने भेजा तो उधर से आपको कंफर्मेशन मिलेगी कि हाँ डाटा हमारा एक्सेप्ट हो गया है। लाइक देखो, स्ट्रोब में क्या होगा, इस मेथड में एक कंट्रोल सिग्नल का यूज़ होगा जो सेंडर और रिसीवर को सिंक्रोनाइज करेगा, ठीक है। स्ट्रोब सिग्नल एक पल्स होती है जो बताती है कि डाटा रेडी है ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसमें फीडबैक नहीं होता है, यानी सेंडर को यह नहीं पता होता कि रिसीवर ने डाटा रिसीव किया या नहीं किया, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं, सोर्स इनिशिएटेड और डेस्टिनेशन इनिशिएटेड, ठीक है। तो मतलब सोर्स इनिशिएटेड में क्या होता है, सेंडर स्ट्रोब सिग्नल सेंड करता है जब डाटा रेडी होता है। डेस्टिनेशन इनिशिएटेड में क्या होता है, रिसीवर स्ट्रोब सिग्नल सेंड करता है जब वो डाटा रिसीव करने के लिए रेडी होता है, ठीक है। लाइक एग्जांपल हो जाएगा इसका मेमोरी में डाटा ट्रांसफ़र करना। लाइक प्रोसेसर मेमोरी से डाटा फैच करता है और मेमोरी एक स्ट्रोब सिग्नल सेंड करती है। लाइक ये है ना, सोर्स इनिशिएटेड, इसका डायग्राम है कि डाटा बस ये डाटा भेज रहा है, ठीक है। और डेस्टिनेशन इनिशिएटेड में इनका टाइमिंग डायग्राम है ये, ठीक है, ये देख लेना। और डेस्टिनेशन इनिशिएटेड में वही है कि मतलब कि रिसीवर स्ट्रोब सिग्नल सेंड करता है और जब वो डाटा रिसीव करने के लिए रेडी होता है तो वो भेज जाता है। लाइक ये रहा ना, स्ट्रोब सिग्नल सेंड करा और जब डाटा उसके लिए रेडी हुआ तो उसने भेज दिया। तो इसका ये वाला डायग्राम भी देख लेना। फिर आपका डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, कि सोर्स यूनिट दैट इनिशिएट द ट्रांसफ़र हैज़ नो वे ऑफ नोइंग, मतलब पता ही नहीं लगता कि भेजा या नहीं भेजा, ठीक है। सिमिलरली डेस्टिनेशन यूनिट दैट इनिशिएट द ट्रांसफ़र हैज़ नो वे ऑफ नोइंग वेदर द सोर्स यूनिट हैज़ एक्चुअली प्लेस्ड द डाटा ऑन द बस और नोट, ठीक है। अब आता है आपका हैंडशेकिंग। तो देखो, इस मेथड में सेंडर और रिसीवर के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है। लाइक इसमें है ना, डाटा भेजा और डाटा एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। इसमें एक एक्नॉलेज सिग्नल होता है जो एंश्योर करता है कि डाटा प्रॉपरली ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं, ठीक है। ये मेथड रिलायबल होता है क्योंकि सेंडर तब तक वेट करता है जब तक रिसीवर तक कंफर्म ना कर दे, ठीक है। हैंडशेकिंग के लिए सेंडर एक रिक्वेस्ट सिग्नल सेंड करता है और रिसीवर को एक एक्नॉलेज सिग्नल सेंड होता है, मतलब रिसीवर एक एक्नॉलेज सिग्नल सेंड करता है जब वो रेडी होता है, और सेंडर डाटा ट्रांसफ़र करता है रिसीवर से, फिर से एक्नॉलेज सेंड करता है कि डाटा रिसीव हो गया है। लाइक प्रिंटर और कंप्यूटर के बीच का डाटा, प्रिंटर तब तक प्रिंट नहीं करता जब तक प्रॉपर एक्नॉलेज ना मिले, ठीक है। ये इसके डायग्राम है कि डाटा बस जा रही है, फिर डाटा वैलिड, डाटा एक्सेप्टेड। लाइक ये रहा ना, सोर्स प्लेस डाटा ऑन बस, अनेबल डाटा, फिर एसेस डाटा फ्रॉम द बस, फिर डिसेबल डाटा वैलिड, और फिर डिसेबल डाटा एक्सेप्टेड टू एक्सेप्ट द डाटा, ठीक है। ये डेस्टिनेशन इनिशिएटेड का इसी के अंदर, और इसका भी वही फिर कि सोर्स से देखो, डेस्टिनेशन से सोर्स पे जा रहा है, रेडी टू एक्सेप्ट द डाटा। जब डेस्टिनेशन में बोलता है कि मैं रेडी हूँ एक्सेप्ट करने के लिए, तो डाटा प्लेस कर दिया बस पे, ठीक है। फिर बस पे प्लेस करने के बाद एक्सेप्ट कर लिया डाटा फ्रॉम बस, और डिसेबल रेडी फॉर डाटा, ठीक है। फिर डिसेबल वैलिड डाटा। तो ये आपका डेस्टिनेशन वाला हो गया और ये सोर्स वाला हो गया, ठीक है। सोर्स दोनों के मतलब दोनों वही है, सोर्स इनिशिएटेड डेस्टिनेशन इनिशिएटेड, दोनों के डिफरेंट टाइप्स हैं। सोर्स इनिशिएटेड वही होता है सोर्स रेडी जब हो तो डाटा प्लेस कर दिया, डेस्टिनेशन इनिशिएटेड जब रिसीवर रेडी हो,
तो इसमें क्या होगा कि प्लेस डाटा ऑन द बस अनेबल डाटा वैलिड, मतलब जब हो जाए सोर्स का तो उसने लिख दिया और फिर एक्सेप्ट कर लिया, फिर डिसेबल कर दिया, वही चीज़ है फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ख़त्म हो गई 5 यूनिट का कंप्लीट वन शॉट। तो मतलब अगर आपने वन शॉट देख लिया है तो देखो थ्योरी से तो आप बिल्कुल टेंशन लो मत। ठीक है, एक बार नोट्स और देख लो अच्छे से और रीड कर लो, रिवाइज करो। बाकी थ्योरी तो पूरी कंप्लीटेड थी इसमें। ठीक है, बस अब आपके क्या बचे, न्यूमेरिकल्स और थोड़े बहुत ब्लॉक डायग्राम्स। तो उसकी वीडियो आ जाएगी, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो देखना, नोट्स पढ़ना, बाकी बिल्कुल पक्की वाली तैयारी हो जाएगी आपकी इस वीडियो से। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर, टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से पेपर दे के आना, चक दे फट्टे।